स्वागत है आप सबका संस्कृति आईएएस के ऑनलाइन एनसीईआरटी कोर्स में। पिछली क्लास में हमने देखा कि किस तरीके से अंग्रेजों ने बंगाल और मैसूर पर अपना आधिपत्य स्थापित किया था। आज की क्लास में हम चर्चा करेंगे आपसे कि पंजाब, केरल और अन्य क्षेत्रों में जैसे कि मराठा, उन क्षेत्रों में की क्या स्थिति थी और किस परिस्थिति में अंग्रेजों ने उन क्षेत्रों पर अपना नियंत्रण स्थापित किया और एक बृहद ब्रिटिश भारत का निर्माण करने में वो सक्षम रहे। तो हेडिंग डालिए। पहले तो सिखों के बारे में पढ़ लीजिए, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कि पंजाब राज्य कैसे बना, फिर किस परिस्थिति में अंग्रेजों ने पंजाब पर नियंत्रण स्थापित किया। तो हेडिंग डालिए पहले सिखों में पहले हेडिंग डालिए बंदा बहादुर। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज की क्लास। ठीक है, तो हेडिंग डालिए बंदा बहादुर। मैंने पढ़ाया था 10 गुरु, सिखों के 10 गुरु हुए थे। अंतिम गुरु का नाम याद है आप लोगों को? हाँ, तो रिवाइज करते रहिए, समझ रहे हैं? हर चीज कहीं ना कहीं से आके कनेक्ट हो जाती है। ठीक है, तो जब सिखों के 10वें गुरु हुए गुरु गोविंद सिंह जी, तो उन्होंने गुरु परंपरा को समाप्त कर दिया कि अब आगे से कोई गुरु परंपरा नहीं चलेगी। जहां पंच प्यारे 5 सिख रहेंगे, मान लिया जाएगा कि गुरु वहां पे उपस्थित हैं। ठीक है, अब अगला जो है, जो उनका एक शिष्य भी था और गुरु गोविंद सिंह का शिष्य था और उसका नाम है बंदा बहादुर। ठीक है, बंदा बहादुर, बंदा बहादुर, इसको थोड़ा सुधार लीजिएगा, बंदा बहादुर। ठीक है, ये इसने जो है सिखों को एक राजनीतिक सत्ता के रूप में स्थापित करने का प्रयास किया बंदा बहादुर ने। इसके बचपन का नाम है लक्ष्मण देव। बंदा बहादुर के बचपन का क्या नाम है? लक्ष्मण देव। ठीक है, और गुरु गोविंद सिंह ने इनका नाम रखा था गुरु बख्श सिंह। गुरु बख्श सिंह किसने नाम रखा था? गुरु गोविंद सिंह ने, गुरु गोविंद सिंह। तो बंदा बहादुर के बचपन का नाम है लक्ष्मण देव, गुरु गोविंद सिंह ने इनका नाम रखा था गुरु बख्श सिंह। ठीक है, ये सिखों का पहला राजनीतिक नेता है। बंदा बहादुर सिखों का पहला राजनीतिक नेता था और इसने प्रथम सिख राज्य की स्थापना की। ठीक है, मतलब इसी के नेतृत्व में सिख राज्य की स्थापना हुई। तो प्रथम सिख राज्य की स्थापना किसने की? बंदा बहादुर ने। ठीक है, इसने गुरु नानक और गुरु गोविंद सिंह के नाम के सिक्के चलाए, सिख राज्य की मुहर बनवाई। ठीक है, फर्रुख सियर के शासनकाल में, मुगल बादशाह हैं फर्रुख सियर, उनके शासनकाल में थोड़ा सिखों का मुगलों से निरंतर संघर्ष चल रहा था, तो फर्रुख सियर ने इसे फांसी दे दी थी। दिल्ली में मृत्युदंड दे दिया था, फांसी की सजा दे दी थी। ठीक है, तो इस तरीके से बंदा बहादुर की मृत्यु हो गई, यानी फर्रुख सियर ने इसे फांसी की सजा दे दी। तो एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिए, बंदा बहादुर कौन है? तो बंदा बहादुर सिख राज्य से संबंधित हैं, सिख धर्म से संबंधित हैं। इनके बचपन का नाम है लक्ष्मण देव। ठीक है, गुरु गोविंद सिंह ने इनका नाम रखा था गुरु बख्श सिंह। ये सिखों के पहले राजनीतिक नेता हैं और इन्हीं के नेतृत्व में प्रथम सिख राज्य की स्थापना हुई थी। ठीक है, इन्होंने गुरु नानक, सिखों के जो पहले गुरु थे गुरु नानक, और सिखों के जो अंतिम गुरु हैं गुरु गोविंद सिंह, उनके नाम के सिक्के चलाए, सिख राज्य की मुहर बनवाई। ठीक है, फर्रुख सियर मुगल शासक हैं, फर्रुख सियर, उनसे इनका थोड़ा सा संघर्ष हुआ और लगातार चूंकि मुगलों का सिखों से संघर्ष चल रहा था, तो इसी क्रम में फर्रुख सियर ने इन्हें दिल्ली में फांसी की सजा दे दी, मृत्युदंड की सजा दे दी। क्लियर है? आगे चले। अब देखिए और जो महत्वपूर्ण तथ्य है, जब बंदा बहादुर की मृत्यु हो गई तो उसके पश्चात चूंकि सिख राज्य की स्थापना हुई, तो व्यवस्था चलाने के लिए सरबत खालसा और गुरुमता प्रथा का प्रचलन हुआ। सिखों के अंतर्गत सरबत खालसा गुरुमत प्रथाओं का प्रचलन हुआ। कपूर सिंह के नेतृत्व में 1748 ईस्वी में दल खालसा का गठन हुआ और फिर 1763 से 77 ईस्वी के बीच में छोटे छोटे सिख राज्यों की स्थापना हुई और इन्हीं छोटे छोटे सिख राज्यों को मिसल कहा गया। ठीक है, मिसल। पंजाब में संप्रति 12 मिसल विद्यमान थे। ठीक है, लगभग 12 मिसल थे।
और इन्हीं में से एक मिसल है, उसका नाम है सुकर चकिया मिसल। सुकर चकिया मिसल, ठीक है। और इसी मिसल के हैं रणजीत सिंह, जिनके नेतृत्व में पंजाब राज्य एक महत्वपूर्ण राज्य के रूप में स्थापित होगा। आई बात समझ में? रणजीत सिंह ने सिखों की राजनीतिक राजधानी और धार्मिक राजधानी दोनों पर अपना अधिकार स्थापित किया और एक मजबूत ताकतवर सिख राज्य की स्थापना करने में समर्थ रहे। आई बात समझ में? तो कुल 12 मिसल थे। 12 मिसल में से एक मिसल है, उसका क्या नाम है? सुकर चकिया मिसल। बहुत सारे हैं, भंगी मिसल है, कन्हैया मिसल है, सिंघनवालिया हैं, समझ रहे, बहुत सारे मिसल हैं, डोगरा हैं। उनमें से एक महत्वपूर्ण मिसल है जिसका नाम है सुकर चकिया मिसल। और इसी सुकर चकिया मिसल के हैं राणा रणजीत सिंह, राजा रणजीत सिंह, जिनके नेतृत्व में पंजाब एक मजबूत राज्य के रूप में स्थापित होता है। तो हम पढ़ेंगे इनको कि रणजीत सिंह के नेतृत्व में पंजाब एक शक्तिशाली राज्य कैसे बना, ठीक है। तो इन घटनाओं को पढ़ेंगे, फिर आंग्ल सिख संघर्ष भी पढ़ेंगे, ठीक है। इससे पहले कि हम इन चीज़ों पर जाएं, एक चीज़ हम समझें कि अंग्रेजों ने पंजाब पर नियंत्रण क्यों करना चाहा। पंजाब पर अंग्रेजों ने नियंत्रण क्यों किया, समझ रहे हैं? तो सीधे सीधे टेबल के सामने आपके मैप लगा है, आप अपने टेबल के सामने मैप पे देखिए कि पंजाब कहाँ है। पंजाब की भौगोलिक स्थिति, ये अविभाजित भारत की बात हो रही है, ठीक है। तो उस समय जब पंजाब की स्थिति आप देखेंगे तो आपको बहुत कुछ स्पष्ट हो जाएगा कि अंग्रेजों ने पंजाब का विलय भारत के अंतर्गत क्यों करना चाहा, ठीक है। तो मैप जो टेबल के सामने लगा है उसे एक बार देख लीजिए, इसके बाद आते हैं। तो अंग्रेजों ने पंजाब विजय क्यों किया, पंजाब पर नियंत्रण क्यों किया, ये प्रश्न उठता है, ठीक है। तो उसके कुछ महत्वपूर्ण कारण हैं। पहला, जैसा कि मैंने कहा कि मैप आपने देखा होगा, तो ये भारत है, लगभग इसी तरीके का भारत है, और ये पंजाब का क्षेत्र है लगभग, ठीक है। मतलब एग्जैक्ट नहीं होगा, तब भी उसी से मिलता जुलता होगा। तो पंजाब का देखेंगे तो आर्थिक और सामरिक महत्व है। आर्थिक और सामरिक महत्व कैसे है कि उपजाऊ भूभाग है पंजाब के अंतर्गत, ठीक है, उपजाऊ क्षेत्र है। तो उपजाऊ क्षेत्र है तो वहां से उपज हो रही है बेहतर, ठीक है, खेती बाड़ी हो रही है, हाँ, और कृषि का उत्पादन हो रहा है। तो कच्चा माल जो कि कृषि पर निर्भर है, उसकी उत्पादकता हो रही है। दूसरा, खाद्यान्नों की उपलब्धता सुनिश्चित हो रही है। आज भी पंजाब का देखिए एग्रीकल्चर कितना रिच है, तो खाद्यान्न की उपलब्धता भी है और कच्चे माल की भी उपलब्धता है, ठीक है। अब देखिए, दरअसल जो ब्रिटेन है ना, ब्रिटेन में कच्चे माल की भी आवश्यकता है, ठीक है, खाद्यान्न की भी आवश्यकता है, ठीक है। कच्चे माल का उपयोग करते हैं उद्योग के लिए, उद्योगों में जो बनता है उनके लिए कच्चा माल उसकी भूख मिटाता है। उद्योगों की भूख कौन मिटाएगा? कच्चा माल। और उन उद्योगों में काम करने वाले जो श्रमिक हैं उनकी भूख मिटाएगा खाद्यान्न, गेहूं, चावल, इस तरीके के जो खाद्यान्न हैं, ठीक है। तो ये दोनों उपलब्ध हैं कहाँ? पंजाब के अंतर्गत। तीसरी महत्वपूर्ण एक बात और जुड़ जाएगी, वो है कि इन उद्योगों में जो निर्मित माल है उसके लिए बेचना भी तो है, केवल उत्पादन थोड़ो ना करना है, उनको बेचना भी है, और बेचकर भी क्या करना है? मुनाफा कमाना है, ठीक है। तो एक बाजार भी चाहिए, ठीक है। यही कारण है कि आप डलहौजी के समय में जब देखेंगे, डलहौजी की साम्राज्यवादी नीति हम पढ़ेंगे, इसके बाद पढ़ेंगे कि डलहौजी की साम्राज्यवादी नीति, वेलेजली पहला ब्रिटिश अधिकारी है, गवर्नर जनरल है बंगाल का, जिसने साम्राज्यवाद की एक स्पष्ट नीति, सहायक संधि का प्रतिपादन किया था। आगे डलहौजी जो भारत का गवर्नर जनरल होगा, उसने जो है व्यक्तिगत का सिद्धांत, विलय और विस्तार की नीति को बहुत जोर शोर से आगे बढ़ाया। उसके पीछे के कारणों को भी समझेंगे कि क्यों उसी ने ऐसा किया,
ठीक है। तो ये जो है मेन मकसद है, जो अंग्रेजों के विलय और विस्तार की नीति है, जो भारतीय क्षेत्र के अंतर्गत अंग्रेजों का एक ब्रिटिश भारत का निर्माण की जो योजना है, उसके पीछे का जो उद्देश्य है वो यही तीनों कारक हैं: कच्चे माल की प्राप्ति, खाद्यान्न की उपलब्धता उसकी प्राप्ति, और साथ ही साथ निर्मित वस्तुओं के लिए एक बाजार भी चाहिए, जिससे कि उन उद्योगों में जो माल बन रहे हैं उनको बेचकर उनसे मुनाफा कमाया जाए। ठीक है। तो इसी लिए जो है, अब देखिए बंगाल के संसाधनों का उन्होंने प्रयोग किया भारत विजय में। ठीक है। आपने देखा मैसूर एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है, वहां पर भी अधिकार हो गया। अब देखिए वो बढ़ रहे हैं पंजाब की तरफ। ठीक है। पंजाब पे अधिकार करेंगे, फिर देखेंगे कि केरल है, केरल को संरक्षित राज्य के रूप में स्थापित कर देंगे, और फिर हम देखेंगे कि मराठवाड़ा क्षेत्र में, चूंकि मराठा उनकी शक्ति को चुनौती न दे सकें, दक्षिण भारत में अब एक ही शक्ति बचेगी। जैसे वेलेजली की जब सहायक संधि पढ़ेंगे ना, तो उसमें हैदराबाद है, तो हैदराबाद का जो निजाम है, दक्षिण भारत की जो 3 महत्वपूर्ण शक्तियां थीं, एक तो इन्होंने जीत लिया मैसूर को, इसके अलावा 2 अन्य भारतीय शक्तियां हैं, एक हैदराबाद का निजाम है और एक मराठे हैं। तो मराठों से तो उन्हें संघर्ष करना पड़ा, और निजाम ने तो सहायक संधि फट से स्वीकार कर लिया। हैदराबाद का निजाम सहायक संधि स्वीकार करने वाला पहला भारतीय राज्य था। तो अपनी स्थिति पहले से ही वो कहा, युद्ध वगैरह हम नहीं करेंगे भैया, हम सहायक संधि स्वीकार करके आराम से शासन करेंगे। ठीक है, भले ही संरक्षित रहेंगे तो क्या। ठीक है। तो इसके बाद फिर हम देखेंगे मराठा क्षेत्र पर किस तरीके से वो अपना नियंत्रण स्थापित करते हैं। ठीक है। तो उसके पीछे का जो उद्देश्य है वो यही है: कच्चे माल प्राप्त करना, खाद्यान्न की उपलब्धता सुनिश्चित करना, और साथ ही एक बड़ा बाजार निर्मित करना। ठीक है। तो अब देखिए पश्चिमोत्तर में स्थित है, तो एक तो उपजाऊ क्षेत्र है, दूसरा आर्थिक हो गया, सामरिक। देखिए तो पश्चिम क्षेत्र में अंग्रेज एक सुरक्षित सीमा चाहते थे, क्योंकि जो ये पंजाब का क्षेत्र है वो स्थल मार्ग से किससे जुड़ा हुआ है? मध्य एशिया से, और फिर वो अन्य यूरोप के देशों से भी जुड़ जाता है स्थल मार्ग से। विदेशी आक्रांताओं के लिए एक द्वार का काम कर रहा है, एक द्वार है जो विदेशी आक्रमणकारी इस मार्ग के माध्यम से, इस मार्ग का अनुसरण करके वो भारत आ सकते थे। ठीक है। तो ये हुआ, तो वाह्य आक्रमण की संभावना बनी रहती थी, तो इससे भी सुरक्षा चाहते थे कौन? अंग्रेज। ठीक है। तो इसलिए पंजाब पर नियंत्रण करना चाहते थे। अब देखिए रूसी आक्रमण का भय, तो अब देखिए पंजाब स्थल मार्ग से मैं कहा मध्य एशिया से जुड़ते हैं, तत्पश्चात रूस से भी जुड़ते हैं। तो रूसी आक्रमण से सुरक्षा के लिए भी पंजाब पर क्या करना था? नियंत्रण करना आवश्यक था, क्योंकि रूस भी अपनी विस्तारवादी नीति अपना रहा था। ठीक है। कहीं रूस इस मार्ग का अनुसरण न कर ले। आगे देखेंगे ना कि फ्रांस और रूस के बीच में एक संधि होगी, तिलसित की संधि उसे बोलते हैं। जब फ्रांस और रूस में मित्रता हो जाएगी तो ये जो इनका भय है ना वो और प्रबल हो जाएगा, क्योंकि भारत में, उधर यूरोप में देखेंगे, विश्व इतिहास पढ़ेंगे तो नेपोलियन के नेतृत्व में एक फ्रांस का विस्तार हो रहा है, और उसने सभी यूरोपीय देशों को पराजित कर दिया था। नेपोलियन ने, बड़ा महान शासक था। ठीक है। उसने सभी यूरोपीय देशों को पराजित कर दिया था, सिवाय एक। वो एक देश कौन था? इंग्लैंड। तो इंग्लैंड कैसे बच गया? तो जब मैप, फिर एक बार मैप देखिए, इंग्लैंड की भौगोलिक स्थिति कहां है? हाँ, चारों तरफ से समुद्र से घिरा हुआ एक क्षेत्र है ब्रिटेन का, इंग्लैंड का, स्थल से नहीं जुड़ता है। और इंग्लैंड की नौसैनिक शक्ति जो है वो पूरे विश्व में क्या है? सबसे बेहतर है। समझ रहे हैं? तो केवल एक ही देश था पूरे यूरोप में नेपोलियन जिसे पराजित नहीं कर सका था, वो था ब्रिटेन। उसके लिए भी नेपोलियन ने एक अभिनव नीति लाई थी, जो कि विश्व इतिहास में आप पढ़ेंगे, महाद्वीपीय व्यवस्था। समझ रहे हैं? और उस महाद्वीपीय व्यवस्था के तहत उसने सभी यूरोपीय देशों को ब्रिटेन के साथ व्यापार करने पर प्रतिबंध, अंकुश आरोपित कर दिया था कि कोई भी ब्रिटेन, यूरोप, फ्रांस के, इंग्लैंड के साथ व्यापार नहीं करेगा बिना मेरी अनुमति से।
लेकिन उस महाद्वीपीय व्यवस्था में अंतर्निहित कमजोरियां, जैसे वो खुद व्यापार करने लगा और पूरे यूरोपीय देशों को मना किया हुआ है अधिक लाभ लेने के लिए। अब ब्रिटेन तो भाई एक उस समय का ब्रिटेन अगर आप देखेंगे तो उसके उपनिवेश तो पूरे विश्व में है। भारत है, अफ्रीका में है, लैटिन अमेरिका में है, पूरे विश्व में उसके उपनिवेश हैं। चीन भी उसका उपनिवेश है, तो उसे तो कच्चा माल मिल जाएगा। ठीक है, यूरोपीय देश में उसका बाजार थोड़ा कम हुआ, लेकिन उसने अपने बाजार का निर्माण इधर कर लिया, एशिया में कर लिया, अफ्रीका में कर लिया, लैटिन अमेरिका में कर लिया। तो उससे उसकी आवश्यकता भर की चीजें चल रही थी, उसके जीवन में कोई संकट नहीं था और स्थल से जुड़ता नहीं था। और फ्रांस की जो स्थलीय सेना थी वो ताकतवर थी, नौसेना शक्ति अपेक्षाकृत ब्रिटेन से कमजोर थी। और इसमें जब खुद व्यापार में लिप्त हो गए पूरे, तो यूरोपीय देशों ने कहा कि ये तो बढ़िया हम लोगों को बनाए हुए हैं, अपने खुद लाभ लेने के लिए व्यापार कर रहे हैं और हमको व्यापार करने से रोक रहे हैं। फिर आप देखेंगे कि पूरी यूरोपीय शक्तियां मिल जाएंगी और वाटरलू के युद्ध में नेपोलियन को पराजित कर देंगी और नेपोलियन सेंट हेलेना द्वीप चला जाता है। ठीक है, तो मतलब ये वर्ल्ड हिस्ट्री में हम पढ़ेंगे। तो ये जो रूसी आक्रमण का भय भी सता रहा था किसको? ब्रिटेन को, क्योंकि फ्रांस और रूस की निकटता ब्रिटेन के लिए क्या एक चेतावनी थी। और ब्रिटेन भारत में नहीं चाहता था कि अब कोई शक्ति यहाँ पे उसे चुनौती दे, क्योंकि भारत के संसाधनों का जो ऑप्टिमम अधिकतम दोहन था वो ब्रिटेन करना चाहता था। इसलिए वो पश्चिमोत्तर के अंतर्गत अपनी सीमा को सुरक्षित करना चाहता था। आई बात समझ में? नेक्स्ट है खोए हुए सम्मान की प्राप्ति। तो ये खोया हुआ सम्मान क्या है ब्रिटेन का भाई? तो प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध हुआ 1839 से 42 के बीच में। ठीक है, और इस आंग्ल अफगान युद्ध में एक तरीके से ब्रिटेन की पराजय हो गई और उस समय ब्रिटेन का पराजित होना उसके लिए बहुत ही अपमानजनक था। मेरी पराजय कैसे हो सकती है, मैं तो अजेय हूं, समझ रहे हैं? तो अब उस पराजय के बदला लेने के लिए और उस कलंक को, उस पराजय के जो उसका धब्बा लगा था उसको धुलने के लिए उसने पंजाब और सिंध को मिलाना आवश्यक समझा। तो इसी क्रम में वो पंजाब का भी विलय कर लिया। ठीक है, सिंध के बारे में कहा जाता है कि सिंध के अमीरों ने कभी भी ब्रिटेन का विरोध नहीं किया था, समझ रहे? उन्होंने हमेशा ब्रिटेन के साथ जो है, जो इन्होंने कहा उनकी संधि के साथ मतलब व्यापार वगैरह चलता था, कभी ब्रिटेन का उन्होंने विरोध नहीं किया, बावजूद सिंध का विलय किया गया। चार्ल्स नेपियर है जो कि उस समय सिंध का रेजिडेंट था, उसने बड़ी अच्छी बात कही थी। अच्छी बात क्या कही थी? अपनी जो अंग्रेजों की नियति वाली बात थी वो उसने की थी। उसने कहा था कि हमें सिंध को मिलाने का कोई अधिकार नहीं है, हमें सिंध विजय का या सिंध को मिलाने का कोई अधिकार नहीं, फिर भी हम ऐसा करेंगे और ऐसा करना हमारे लिए लाभदायक है, उपयोगी है, साथ ही साथ मानवोचित नीचता भी है। मानवोचित नीचता क्यों है? क्योंकि सिंध ने कभी विरोध ही नहीं किया था ब्रिटेन का, वो तो सारी बात, सारी शर्तों को मानता था, बावजूद सिंध का विलय भारत के अंतर्गत किया गया, ब्रिटिश भारत के अंतर्गत किया गया। ठीक है, पंजाब का भी विलय हुआ और पंजाब का विलय एक तरीके से जो पश्चिमोत्तर सीमा आर्थिक सामरिक स्थिति को देखते हुए किया गया। ठीक है, इसी पर एक इतिहासकार ने लिखा भी है कि गली में पिटा हुआ व्यक्ति, अफगानिस्तान में जब उसकी पराजय हुई, अफगानों से जब हारे प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध में, तो कोई व्यक्ति गली में पीटा गया हो और घर में आके अपनी पत्नी को पीट रहा हो, समझ रहे हैं? पत्नी पर गुस्सा निकाल रहा हो, समझ रहे हैं? तो इस तरीके से ये एक था खोए हुए सम्मान की प्राप्ति। तत्पश्चात आर्थिक और व्यापारिक लाभ था ही। ब्रिटेन पंजाब की उपजाऊ भूमि थी, अंग्रेजों के लिए राजस्व प्राप्ति वहां प्रमुख स्रोत बनी। सिंधु नदी पंजाब को समुद्र मार्ग से जोड़ती थी, इस मार्ग से वस्तुओं के साथ ही सेना और सैन्य सामग्री को भी लाया जा सकता था। भाई ब्रिटेन की नौसैनिक शक्ति तो बहुत ही लाजवाब थी, तो वो जल समुद्र पर राज करने वाले लोग थे ना, तो स्थल मार्ग से ज्यादा वो जल मार्ग की तरफ आकर्षित होते थे।
अब यहाँ सिंधु नदी है जो समुद्र से जुड़ रही, अरब सागर से जुड़ रही, समझ रहे हैं। तो ये भी एक सामरिक है। फिर है डलहौजी की साम्राज्यवादी नीति, और डलहौजी की साम्राज्यवादी नीति के पीछे का उद्देश्य था कच्चा माल प्राप्त करना ब्रिटिश उद्योगों के लिए, खाद्यान्न की उपलब्धता सुनिश्चित करना ब्रिटेन में काम कर रहे श्रमिकों और लोगों के लिए, और बाजार की उपलब्धता सुनिश्चित करना। ठीक है, तो इसलिए उसने एक बड़ा प्रत्यक्ष जो है नियंत्रण स्थापित किया था। देखिए एक कारण और है, उस कारण को समझ लीजिए। अभी आपने पता नहीं, मैं पढ़ाऊंगा अभी, 1813 के चार्टर एक्ट में, चार्टर का मतलब समझ रहे हैं ना, चार्टर एक्ट पारित किया गया था। आएगा रेगुलेटिंग एक्ट, चार्टर एक्ट और भारत सरकार, भारत शासन अधिनियम, ये 3 प्रकार के एक्ट जो है आपको पढ़ने हैं। इन तीनों में अंतर भी मैं बता दूंगा, अभी बता देता हूं। रेगुलेटिंग एक्ट में मतलब देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी, भारत में कौन है, ये भारत है, भारत में शासन किसका है, ईस्ट इंडिया कंपनी का है, ईस्ट इंडिया कंपनी। और ईस्ट इंडिया कंपनी का स्वरूप क्या है, एक निजी कंपनी है। इंग्लैंड के कुछ व्यापारियों ने, कुछ उद्योगपतियों ने मिलकर इसे बनाया पूर्व के साथ व्यापार करने के लिए। ठीक है, तो ये एक निजी कंपनी है। तो भारत में शासन किसका है, इस कंपनी का है। ठीक है, 1757 में पलासी के बाद की जो घटना है, तो भारत में कौन है, एक कंपनी है, समझ रहे हैं। अब यहां देखिए ब्रिटेन में क्या है, ब्रिटेन में संवैधानिक राजतंत्र है, संवैधानिक राजतंत्र है, यानी राजा वहां का संवैधानिक प्रमुख है, साथ ही संसदीय शासन प्रणाली है, संसदीय शासन प्रणाली। अब देखिए इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, बस केवल मोटी मोटा ये समझिए। जैसे भारत में आप रहते हैं तो राष्ट्रपति हैं, तो राष्ट्रपति यहाँ आनुवंशिक नहीं होता, लेकिन वहाँ जो प्रमुख है वो आनुवंशिक है, इसीलिए उसको संवैधानिक राजतंत्र कहते हैं। भारत को गणतंत्र कहते हैं। गणतंत्र का अंत मतलब होता है बच्चों, बहुत ध्यान से इस बात को समझ लीजिए, गणतंत्र का अर्थ होता है कि जो राष्ट्र का प्रमुख होता है वो वंशानुगत नहीं होता। जैसे भले ही हमारे भारत का प्रमुख कौन है, राष्ट्र का प्रमुख कौन है, प्रथम नागरिक कौन है, राष्ट्रपति। इस समय कौन है, द्रौपदी मुर्मू, माननीय द्रौपदी मुर्मू जी। तो ये पद क्या है, वंशानुगत नहीं है। अब इनके मतलब बच्चे या इनके परिवार, इनसे कोई नहीं बनेगा, योग्यता के आधार पर बनते हैं। भाई बहुत सारे राष्ट्रपति हुए, पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी हुए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, फिर इस तरीके से ये वंशानुगत नहीं है। ठीक है, तो इस अर्थ में भारत क्या है, गणतंत्र है। इसी अर्थ में फ्रांस क्या है, गणतंत्र है। लेकिन ब्रिटेन गणतंत्र नहीं है, समझ रहे हैं। ब्रिटेन में संवैधानिक राजतंत्र है, क्योंकि वहां का जो प्रमुख है ब्रिटेन का, वो वंशानुगत प्रणाली पर आज भी व्यवस्था उनकी चल रही है। ठीक है, तो इस तरीके से वहां पे संवैधानिक राजतंत्र है। ठीक है, संसदीय शासन प्रणाली है। तो वास्तविक प्रमुख कौन है भारत का, प्रधानमंत्री है। भाई प्रधानमंत्री कार्य प्रमुख है, वो चुन के आता है। लोकसभा का जो है व्यक्ति है, राज्यसभा का भी हो सकता है, लेकिन लोकसभा राज्यसभा का हो सकता है, लेकिन निम्न सदन का प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है, और जनता द्वारा चुना होता है, और जनता द्वारा चुने हुए लोगों, जो चुन के लोग जाते हैं संसद में बैठते हैं, वो अपने में से एक नेता को चुनता है जो कि प्रधानमंत्री कहलाता है। बहुमत होता है उसके पास, और वो जनता का प्रतिनिधित्व कर रहा होता है। तो संसदीय शासन प्रणाली है। ठीक है, तो ब्रिटेन में भी संसदीय शासन प्रणाली थी, और उसी संसदीय शासन प्रणाली में चूंकि ब्रिटेन में वाणिज्य व्यापार का विकास हुआ, फिर आपने देखा कि वहां पे एक तरीके का ब्रिटेन के अंतर्गत पूंजीपति वर्ग का उद्भव होगा। भाई भारत से व्यापार हो रहा है और पूरे विश्व में उनके उपनिवेश हैं। ठीक है, तो वहां से वो कर रहा है व्यापार।
तो इसी कंपनी के कुछ लोग हैं जो बड़े ताकतवर हैं, कद्दावर लोग हैं, वो भी अपना संसद में उनकी भी पहुंच है, नेताओं से, अधिकारियों से, सबसे मिले हुए हैं। तो ये तो चाहेंगे कि भारत में उनका एकाधिकार बना रहे, ठीक है, तो उसके लिए प्रयासरत रहेंगे। लेकिन क्या केवल यही कंपनी है ब्रिटेन में? नहीं, और भी लोग हैं। और ईस्ट इंडिया कंपनी की समृद्धि, उससे जुड़े हुए लोगों की समृद्धि, व्यापारी उद्योगपतियों से जुड़े की समृद्धि देखकर वो भी ललचाई आंखों से देख रहे हैं कि काश हमें भी एक मौका मिल जाता भारत के साथ व्यापार करने का। अब वो भी ताकतवर हैं तो भी यहां पहुंच रहे हैं संसद में, ठीक है, और वो भी चाह रहे हैं कि हमें भारत में भाई व्यापार करने की अनुमति दी जाए। अब इनको तो एकाधिकार मिला है, तब इसलिए वो कर नहीं पा रहे हैं, तो वो भी ब्रिटिश संसद पे, वहां के संवैधानिक प्रमुख पर लगातार दबाव बना रहे हैं कि उनको भी भारत के साथ या ईस्ट के साथ व्यापार की अनुमति दी जाए। आई बात समझ में? तो क्या हुआ कि अब ये जो संसद है, यही तो बार बार इनको दे रहा है एकाधिकार, कि लो 15 वर्ष का एकाधिकार और दिया। इस एकाधिकार को बचाने के लिए ये इनको उपहार देंगे, घूस देंगे, भ्रष्टाचार बढ़ाएंगे, किसी तरीके से हमारा एकाधिकार बचा रहे, यही ना। लेकिन ब्रिटेन के अंतर्गत जब उद्योगपति और भी हैं और वो इतने कद्दावर और ताकतवर हो गए हैं कि वो भी यहां पहुंच गए हैं और इनके ऊपर दबाव बना रहे हैं, तो ब्रिटेन में तो मानवाधिकार है। हाँ, तो 1813 में इन्होंने एक चार्टर एक्ट किसके? ईस्ट इंडिया कंपनी के जारी किया। यानी जब कोई सरकार किसी संस्था, ठीक है, के लिए कुछ नियम जारी करता है, उसे हम चार्टर एक्ट कहते हैं, ठीक है। तो 1813 में ईस्ट इंडिया के लिए एक चार्टर एक्ट इन्होंने जारी किया और उसके तहत कहा कि अब आपके व्यापारिक एकाधिकारों को समाप्त कर दिया जाता है। व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया जाता है। समझ गए? बहुत महत्वपूर्ण एक्ट है ये चार्टर एक्ट। चार्टर का मतलब समझ गए होंगे ना, चार्टर एक्ट कहते हैं ना, चार्टर विमान से आए, मतलब उस पे उनका मतलब एक पर्टिकुलर अधिकार है। तो इनके द्वारा जब किसी निजी संस्था को, इंस्टीट्यूशंस को कुछ नियम कानून दिए बनाए जाते हैं तो चार्टर एक्ट कहलाते हैं, ठीक है। तो 1813 में ऐसा ही एक चार्टर एक्ट ब्रिटिश संसद ने ईस्ट इंडिया के लिए जारी किया और कहा कि व्यापारिक एकाधिकार आपकी समाप्त कर दी जाती है, केवल चाय और चीन के साथ व्यापारिक एकाधिकार बने रहे। ये दो अपवाद रहे, यानी चाय पर और चीन पर, ठीक है। दूसरी बात, 1833 का चार्टर एक्ट आया और उसमें जो चाय और चीन के साथ व्यापारिक एकाधिकार था उसे भी समाप्त कर दिया गया। मतलब संपूर्ण व्यापारिक एकाधिकारों की समाप्ति। व्यापारिक एकाधिकारों की समाप्ति। आई बात समझ में? अब जब व्यापारिक एकाधिकार समाप्त हो गए कंपनी के, तो इसका मतलब था कि भारत का दरवाजा क्या था? भारत का दरवाजा सबके लिए खोल दिया गया। सबके लिए खोल दिया गया, यानी प्रत्येक ब्रिटिशर्स के लिए, सबके लिए मतलब प्रत्येक ब्रिटिशर्स के लिए खोल दिया गया, ठीक है। और इसी क्रम में ढेर सारे कुकुर मुत्ते की तरह जितने ब्रिटिशर्स थे, कंपनियां थी, वो भारत की तरफ भागी। जब भारत में आई तो भारत में प्रतिस्पर्धा बढ़ा। प्रतिस्पर्धा बढ़ा तो अब जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसका जो गवर्नर जनरल, जो भारत का गवर्नर जनरल है डलहौजी, वो क्या करेगा कि अब इन कंपनियों के लिए कच्चा माल, निर्मित बाजार, तो एक बड़े क्षेत्र को, इसके अपनी आवश्यकताओं, अपने हितों को पूरा करने के लिए एक बड़े क्षेत्र को अपने नियंत्रण में, प्रत्यक्ष नियंत्रण में लेना शुरू करेगा। यही कारण है कि उसने विलय और विस्तार की नीति पर
बहुत ही बल दिया और उसको कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने भेजा था 1849 में। जब वो आया था डलहौजी भारत का गवर्नर जनरल बनकर, तो लंदन स्थित जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे, ईस्ट इंडिया कंपनी के जो डायरेक्टर लोग थे, उन्होंने पीठ ठोक कर भेजा था कि भारत जा तो रहे हो, एक बात का विशेष ध्यान रखना। तो उसने कहा क्या सर? क्योंकि जो गवर्नर जनरल या गवर्नर होते थे, इनकी सब नियुक्ति का अधिकार इन्हीं के पास होता था, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के पास होता था कंपनी के। तो बोले कि एक चीज का ध्यान रखना। बोले क्या? कहें अगर राजस्व प्राप्त करने का कहीं से भी एक भी अवसर मिले ना, तो चूकना मत मेरे भाई, वहां तुरंत उस क्षेत्र को हथिया लेना। बड़ी प्रतिस्पर्धा है और हमें किसी भी तरीके से भारत के उपनिवेश पे काबिज रहना है, तभी हमारे उद्योग फल फूल सकेंगे। ठीक है। तो जब इतना वहां के कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने बोल ही रखा था, तो डलहौजी के लिए क्या था? आते ही उसने फरमान देना शुरू किया और एक बड़े क्षेत्र का विलय कर लिया। और कहते हैं कि जितनी तीव्रता से डलहौजी ने भारतीय मानचित्र को पलटा, उतनी तीव्रता से कोई नहीं बदल सका था। ठीक है। तो ये बात समझ में आई डलहौजी की, लॉर्ड डलहौजी की विलय और विस्तार की नीति के पीछे का कारण। आगे चले। फिर देखिए पंजाब में ऐसी स्थिति भी उपलब्ध हो गई। वहां पे राजनीतिक अस्थिरता, मतलब जो 12 मिसल थे उसमें सुकरचकिया मिसल के राजा बने, फिर दरबार में गुटबंदी होगा। इन सब चीजों को देखते हुए एक अवसर मिल गया किसको? अंग्रेजों को हस्तक्षेप करने का। और फिर 1849 में पंजाब का विलय कर लिया गया। ठीक है। और पंजाब का विलय मतलब जो ब्रिटिश विदेश नीति थी, सीमांत नीति थी, उसी का हिस्सा था। आई बात समझ में? यहां तक क्लियर है? आगे चलें। अब देखिए रणजीत सिंह। ठीक है। तो रणजीत सिंह है, सुकरचकिया मिसल से है इनका संबंध। सुकरचकिया मिसल के प्रमुख है महासिंह, उनके पुत्र हैं रणजीत सिंह। और 1796 में अफगानिस्तान का शासक है जमान शाह, उसने आक्रमण किया था। ठीक है। और जब आक्रमण किया, लेकिन उसी समय अफगानिस्तान में एक अव्यवस्था फैल गई और फिर इसे वापस लौटना पड़ा। 1797 में जमान शाह ने पुनः पंजाब पर आक्रमण किया, लेकिन रणजीत सिंह ने बड़ी बहादुरी से उसका मुकाबला किया और भारी नुकसान पहुंचाया जमान शाह को, और उसे वापस होना पड़ा। लाहौर तक उसका पीछा किया। वापस जाते समय उसकी 12 तोपें चिनाब नदी में गिर गई थी जमान शाह की। तो रणजीत सिंह ने बड़ा उदारता का परिचय दिया, उन तोपों को निकलवाया और पुनः जमान शाह के दरबार में भिजवा दिया। इससे जमान शाह बड़ा खुश हुआ। कौन करता है ऐसा भाई, जैसा रणजीत सिंह ने किया? तो जमान शाह उससे बड़ा खुश हुआ और 1799 में जमान शाह ने रणजीत सिंह को लाहौर पर अधिकार करने के लिए बोल दिया कि आप अधिकार कर लीजिए। लाहौर दे दिया। तो लाहौर पर 1799 में रणजीत सिंह ने अधिकार कर लिया। जमान शाह ने उन्हें राजा की भी उपाधि दी। ठीक है। 1805 में रणजीत सिंह ने अमृतसर को भंगी मिसल से छीन लिया। देखिए भंगी मिसल है ना, तो ये सुकरचकिया मिसल के हैं। उस समय अमृतसर का महत्व ऐसा था कि वो जो सिख थे उनकी धार्मिक राजधानी हुआ करती थी, समझ ना। तो भंगी मिसल को इन्होंने अमृतसर छीन लिया 1805 में। 1805 की ही एक घटना है जब जसवंत राव होलकर अंग्रेजों से पराजित होकर पंजाब आया। अब यहीं से देखिए पंजाब की स्थिति बदलेगी। होलकर का पंजाब में जाना, एक स्थिति में परिवर्तन आएगा। अब अंग्रेज भी उधर उनके पीछा करते हुए जा रहे हैं, क्योंकि होलकर पराजित हो चुका है, भाग रहा है पंजाब की तरफ। पीछे पीछे अंग्रेज भी जा रहे हैं। अब वो जब पहुंचा तो उस समय जनरल लेक ने रणजीत सिंह से शरण न देने के लिए कहा। उसने कहा कि आप इन्हें शरण मत दीजिए। ठीक है। 1806 में लेक और रणजीत सिंह के मध्य एक समझौता होता है। रणजीत सिंह होलकर को संरक्षण नहीं देंगे। ठीक है। और अंग्रेज पंजाब से अपनी फौज हटाएंगे। रणजीत सिंह के मित्रवत बने रहने पर अंग्रेज उनके क्षेत्र पर आक्रमण नहीं करेंगे, ऐसा एक समझौता हुआ। उसी समय फ्रांस और रूस के बीच एक संधि हो गई। ठीक है, जिसे तिलसित की संधि कहते हैं। और भारत पर आक्रमण के भय से मेटकाफ रणजीत सिंह के पास गया। मतलब
वो उसका मानना था कि वहाँ वो एक अंग्रेजी सेना रखना चाहता है, क्योंकि भाई उधर उसे विदेशी आक्रमण का भय है। अगर कहीं रणजीत सिंह पलट गए, अगर वो मित्रता कर ले गए फ्रांस और रूस के साथ हो गए, तब तो ब्रिटिश भारत जो अंग्रेजों के लिए चुनौती हो जाएगी। उस समय रणजीत सिंह काफ़ी ताकतवर भी थे, लेकिन मेटकाफ से कोई बात नहीं बनी, वार्ता टूट गई। तत्पश्चात आक्टर लोनी है वो रणजीत सिंह के विरुद्ध गया और उसकी सेना को देखकर, उसकी स्थिति को देखकर रणजीत सिंह भयभीत हुए और फिर उससे आक्टर लोनी से अमृतसर की संधि हुई। हालांकि उस पर हस्ताक्षर मेटकाफ के हैं। तो अमृतसर की संधि 25 अप्रैल 1809 ईस्वी को हुई। ये एक बड़ा ही महत्वपूर्ण संधि है पंजाब के संदर्भ में, क्योंकि इसी संधि से रणजीत सिंह की स्थिति थोड़ी सी पंजाब में कमजोर होगी। समझ रहे हैं? मेटकाफ और रणजीत सिंह के बीच ये संधि हुई, ठीक है। और इसमें प्रावधान था कि सतलज नदी, जो सतलज नदी है, वो दोनों राज्यों की सीमा मान ली गई, अंग्रेज और पंजाब। लुधियाना में एक अंग्रेज रेजिडेंट रखा गया, अंग्रेजी सेना रखा गया। सतलज के पूर्व के राज्य अंग्रेजों के पास आ गए, ठीक है। तो यहां थोड़ी सी स्थिति रणजीत सिंह की कमजोर हुई, ठीक है। 1809 में रणजीत सिंह ने कांगड़ा जीत लिया। 1813 में शाहसुजा से कश्मीर अपने संरक्षण में लिया रणजीत सिंह ने, और यही शाहसुजा है, ठीक है, जिसने रणजीत सिंह को कोहिनूर हीरा दिया था, ठीक है। नादिर शाह ने इसे दिया था और इसने किसको दिया? रणजीत सिंह को, ठीक है। और फिर इन्हीं के वंशज हैं दिलीप सिंह, वो अंग्रेजों को दे देंगे। आज भी वो कोहिनूर हीरा ब्रिटेन के पास है। तो 1834 में पेशावर पर अधिकार किया रणजीत सिंह ने। 1839 में रणजीत सिंह की मृत्यु हो गई, ठीक है। तो ये था रणजीत सिंह। लेकिन रणजीत सिंह पंजाब राज्य को एक प्रमुख राज्य बनाने में एक उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही। तो इनके प्रशासन के बारे में थोड़ा सा पढ़ लें। तो दफ्तर अबवाबुल माल, ये भू राजस्व और अन्य आय के स्रोतों का विवरण रखने वाला एक केंद्रीय प्रशासन, मतलब एक विभाग था। दफ्तर तोहिजात, राज परिवार के व्यय की व्यवस्था करने वाला था। दफ्तर मवाजाब, ये सैनिक असैनिक कार्यों से जुड़ा हुआ था। और दफ्तर रोजनामाचा, मतलब डेली बेसिस पे राजा के प्रतिदिन व्यय का विवरण ये रखता था, ठीक है। इसके अलावा जो साम्राज्य था उसका विभाजन प्रांतों या सूबों में किया गया था। रणजीत सिंह के समय 4 सूबे थे, लाहौर, मुल्तान, कश्मीर, पेशावर, ये 4 सूबे हैं। इनके प्रमुख को नाजिम कहा जाता था, जो सैनिक और सैनिक अधिकार से युक्त होते थे, ठीक है। सूबा का विभाजन परगनों में होता था और इसके प्रमुख को कारदार कहा जाता था। और कारदार अपने मतलब परगने में कुछ गांव शामिल होते थे, उस परगने में शांति व्यवस्था और राजस्व एकत्रित करने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति होता था। उसके नीचे तालुका होती थी, जिसमें 50 या 100 गांव होते थे और इसका प्रमुख तालुकेदार होता था। गांव प्रशासन की सबसे छोटी इकाई होती थी, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो रणजीत सिंह का ये जो है प्रशासनिक एक डिवीजन है। भू राजस्व, तो आपने देखा है कि राज्य की आय, भारत के अंतर्गत जो राज्य की आय होती थी उसका जो मुख्य स्रोत होता था वो होता था भू राजस्व। तो राज्य की आय का मुख्य स्रोत क्या था? भू राजस्व। यहां बना लीजिएगा, प्रमुख स्रोत था भू राजस्व। और ये 33 से 40 यानी 1/3 से 2/5 तक लिया जाता था। बटाई प्रथा, कनकूत और नीलामी व्यवस्था प्रचलित थी। बांट लेना, कनकूत, कनकूत का मतलब होता है कि मोटी मोटा, ठीक है, और नीलामी व्यवस्था ये प्रचलन में थी। सैन्य प्रशासन के अंतर्गत देखें तो फौज खास या फौज आइन ये नियमित सेना होती थी। फौज बेकवायद अनियमित सेना होती थी। पैदल सेना के प्रशिक्षण के लिए इन्होंने इटली के जनरल बंतूरा को नियुक्त किया था। मतलब रणजीत सिंह ने अपनी सेना को प्रशिक्षण यूरोपीय पद्धति पर दिया, ठीक है। रणजीत सिंह ने सैन्य प्रशिक्षण के लिए यूरोपियों को नियुक्त किया, ठीक है। मतलब ये है कि जो सेना है उसको यूरोपीय तर्ज पर उन्होंने प्रशिक्षित करना चाहा। तो पैदल सेना के लिए क्या किया कि जनरल बंतूरा को उन्होंने नियुक्त किया। तोप खाने के प्रशिक्षण के लिए फ्रांस के सैन्य अधिकारी हैं कोर्ट और गार्डनर, उनको नियुक्त किया।
मिसलदार है वो जिन राज्यों को रणजीत सिंह पराजित कर लेते थे, उनको मिला लेते थे, तो वहां के जो सरदार और उनके अनुयायी होते थे उनको सेना में शामिल कर लिया जाता था, उनको मिसलदार कहा जाता था। अब जैसे कश्मीर पे अधिकार कर रहे हैं, कांगड़ा जीत रहे हैं, तो वहां का किसी के नियंत्रण में था, तो उसको जब अपने साम्राज्य के अंतर्गत मिला लेते थे, तो अब सरदार और सेना कहाँ जाएं, उनके अनुयायी कहाँ जाएं, तो उनको रणजीत सिंह अपनी सेना में शामिल कर लेते थे और उन्हीं को मिसलदार कहा जाता था। आकलैंड ने कहा है कि रणजीत सिंह की सेना एशिया में दूसरी बड़ी सेना थी, आकलैंड ने बताया। ठीक है। न्याय प्रशासन, तो रणजीत सिंह न्याय के मामले में अगर देखा जाए तो इनका जो धर्म निरपेक्ष न्याय की इन्होंने व्यवस्था की थी, तो धर्म निरपेक्ष न्याय की व्यवस्था की थी। अदालत आला सबसे महत्वपूर्ण है। जो महाराजा का दरबार, रणजीत सिंह का जो दरबार था वो अदालत आला कहलाता था। ठीक है। अधिकतर दंड आर्थिक होते थे, हालांकि अंग भंग एवं मृत्यु दंड भी दिया जाता था। ठीक है। लेकिन मृत्यु दंड ये केवल और केवल राजा दे सकता था। ठीक है। फ्रांसीसी पर्यटक हैं विक्टर जाकमा, इन्होंने रणजीत सिंह की तुलना नेपोलियन से की है। ठीक है। यानी रणजीत सिंह की तुलना नेपोलियन से किया है, नेपोलियन बोनापार्ट, जिनकी कहानी हमने आपको भी बताया। तो ये है इनका न्याय प्रशासन। अब देखिए रणजीत सिंह की मृत्यु हो गई। ठीक है। अब रणजीत सिंह की मृत्यु के पश्चात क्या स्थिति बनी पंजाब में, तो बहुत सारे शासक आए, जिसमें खड़क सिंह हैं, नौनिहाल सिंह हैं, शेर सिंह हैं और फिर दिलीप सिंह हैं। और दिलीप सिंह के ही समय में उन महारानी जिंदन कौर हैं, वो संरक्षिका बनेंगी दिलीप सिंह, चूंकि अल्पवयस्क हैं। और फिर इन्हीं के समय में पंजाब राज्य का विलय 1849 में कहाँ कर लिया जाएगा, ब्रिटिश भारत में। अंग्रेज जो है ब्रिटिश भारत के अंतर्गत मिला लेंगे। तो रणजीत सिंह की मृत्यु के पश्चात खड़क सिंह आए, नौनिहाल सिंह, शेर सिंह, फिर दिलीप सिंह आए 1843 में, और इनकी संरक्षिका बनी महारानी जिंदन कौर। जिंदन, ध्यान रखना, जिंदन कौर इनकी संरक्षिका बनी। अब देखिए इन्हीं के समय में अब क्या है कि दरबार में गुटबाजी होने लगा। ठीक है। और जब दरबार में गुटबाजी की स्थितियां बनी तो अंग्रेजों को हस्तक्षेप करने का मौका मिला। तो प्रथम आंग्ल जो सिख युद्ध है उसका कारण है कि महारानी जिंदन कौर की महत्वाकांक्षा। कहते हैं कि महारानी जिंदन कौर की महत्वाकांक्षा का परिणाम था प्रथम आंग्ल सिख युद्ध। ठीक है। दरअसल मेजर बार्नफुड ने लाल सिंह और तेजा सिंह को अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध के लिए उकसाया। इसने कुछ मतलब अपशब्द बोला मेजर बार्नफुड ने सिखों के विरुद्ध में, जिससे कि लाल सिंह और तेजा सिंह भड़क उठे और फिर जो है प्रथम आंग्ल सिख युद्ध शुरू हुआ। परिणाम मुदकी, फिरोज शाह, बद्दोवाल, अलीवाल, सबराव, कई युद्ध हुए और इन युद्धों में क्या हुआ, सिख पराजित हुए और उनसे एक लाहौर की संधि कर ली गई। तो लाहौर की संधि हुई 9 मार्च 1846 को। ठीक है। इसमें कहा गया कि सतलज के पार के सभी क्षेत्र कंपनी के अधिकार में। और अंग्रेजों ने जो प्रथम आंग्ल सिख युद्ध हुआ उसमें 1.5 करोड़ रुपया सिखों पर हर्जाना थोप दिया। 1.5 करोड़ जब हर्जाना इन्होंने थोपा तो सिखों ने 50 लाख रुपया तो नगद दिया। ठीक है। लेकिन शेष मतलब 1 करोड़ के बदले उन्होंने कश्मीर, मतलब ब्यास और सिंध के बीच का पहाड़ी क्षेत्र जिसमें कश्मीर और हजारा सम्मिलित थे उसको दिया। कश्मीर और हजारा का जो क्षेत्र था वो दे दिए 1 करोड़ के बदले में कि भाई इस पे आपका अधिकार है। ठीक है। क्या करेंगे अंग्रेज उसका, और उसी समय कश्मीर को, अब देखिए कश्मीर का मैटर भी समझ लीजिए यहीं, मतलब प्रथम आंग्ल सिख युद्ध के समय ही अंग्रेजों ने कश्मीर को 1 करोड़ रुपए में किसको बेच दिया, गुलाब सिंह को। तो कश्मीर के शासक कौन हुए, गुलाब सिंह। ठीक है। ये बात थोड़ी सी खटकी सिखों को, सिखों ने तो अंग्रेजों को दिया, अंग्रेजों ने गुलाब सिंह को बेच दिया, तो ये बात उनको थोड़ी सी जमी नहीं। आगे लाहौर की संधि में क्या था कि सिख सैनिकों की संख्या भी सीमित कर दी गई। दिलीप सिंह को राजा और रानी जिंदन को संरक्षिका और लाल सिंह को वजीर स्वीकार किया गया। लॉरेंस के नेतृत्व में 1 वर्ष के लिए अंग्रेज रेजिडेंट दरबार में नियुक्त किया गया।
राजा को अमेरिकन और यूरोपीय व्यक्ति को कंपनी की अनुमति के बिना सेवा में नहीं रखना था। ये लगभग सहायक संधि वाली बात हो गई। ठीक है, आगे देखिए भैरोवाल की संधि। तो जब कश्मीर गुलाब सिंह को बेच दिया अंग्रेजों ने, तो लाल सिंह जो है वजीर जो है उसने विद्रोह कर दिया और फिर उससे भैरोवाल की संधि की गई। ठीक है, भैरोवाल की संधि में जिंदन कौर की संरक्षिता समाप्त करके उन्हें 1.5 लाख वार्षिक पेंशन दे दिया गया। समझ रहे हैं? अंग्रेज रेजिडेंट की अध्यक्षता में 8 सिखों की परिषद ये शासन कार्य के लिए नियुक्त हुई। मतलब अब सिख शासक केवल नाम मात्र के थे। ठीक है, जिंदन कौर की संरक्षिता समाप्त कर दी गई, 1.5 लाख रुपया पेंशन दे दिया गया और सिखों की 8 सिखों की एक परिषद बनाई गई जो शासन कार्य के लिए उत्तरदायी थी। ठीक है, लाहौर में एक अस्थाई अंग्रेज फौज रखी गई। समझ? अब देखिए द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध। तो द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध की जो पृष्ठभूमि है वो था कि जो रानी जिंदन आप देख रहे हैं, संरक्षिका हैं दिलीप सिंह की, इनकी पेंशन 1.5 लाख रुपया तय की गई, लेकिन अब उसे घटाकर कितना कर दिया गया? 48,000। तो इससे असंतोष आया। मुल्तान के गवर्नर हैं मूलराज, उनको अंग्रेजों ने अपदस्थ कर दिया। तो इसी पृष्ठभूमि में द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध शुरू हुआ। लेकिन आपको ध्यान रखना होगा कि सिखों की शक्ति तो पहले ही तोड़ी जा चुकी थी। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध के तहत ही एक तरीके से अगर हम देखें तो दक्षिण सिखों के अंतर्गत एक सेना जो उनके दरबार में लॉरेंस के नेतृत्व में एक रेजिडेंट रखा गया, ये सब सारी चीज़ें, ये सब से सिखों को कमज़ोर कर दिया गया। किसी यूरोपी को अपनी सेवा में नहीं रख सकते जब तक अंग्रेज उसको सहमति न दें। हम पढ़ेंगे जब वेलेजली की सहायक संधि, तो लगभग वही प्रावधान आपको मिलेंगे। ठीक है, तो इसका परिणाम क्या हुआ कि चार्ल्स नेपियर ने सिखों को परास्त कर दिया। मतलब जब द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध शुरू हुआ तो बस चार्ल्स नेपियर ने सिखों को पराजित कर दिया। तत्पश्चात 29 मार्च 1849 को डलहौजी ने पंजाब राज्य का सिख राज्य को अंग्रेजी राज्य में मिला लिया, ब्रिटिश भारत में इसका विलय कर लिया। दिलीप सिंह को 5 लाख वार्षिक पेंशन देकर शिक्षा के निमित्त इंग्लैंड भेज दिया गया कि जाओ अभी तुम बच्चे हो। और फिर यही दिलीप सिंह ने कोहिनूर हीरा महारानी को दे दिया, ब्रिटिश महारानी को, और आज भी वो कोहिनूर हीरा उनके पास है। भारत उस पर दावा करता है लेकिन ब्रिटेन नहीं देता है उसे, और फिर जो है इस पे अभी बहुत लड़ाइयाँ हैं। ठीक है, तो मीर जुमला ने गोलकुंडा की खान से जो कोहिनूर हीरा निकाला था, जो शाहजहां के पास गया, शाहजहां से नादिर शाह के पास आया, नादिर शाह ने शाह शुजा को दिया और शाह शुजा ने जो है रणजीत सिंह को दिया, रणजीत सिंह के पास से दिलीप सिंह के पास आया और फिर वो पहुंच गया ब्रिटेन। समझ रहे हैं? ये कोहिनूर हीरा का इतना इतिहास है, तो जाना जाता है। ठीक है, तो यहां तक क्लियर है। तो इस तरीके से आपने देखा कि पंजाब का विलय कहाँ कर दिया गया? ब्रिटिश भारत के अंतर्गत। तो ब्रिटिश पंजाब का पे नियंत्रण हो गया। अब वहाँ पे वो अपने हिसाब से शासन करेंगे, अपनी व्यवस्था स्थापित करेंगे, विदेशी आक्रमण से सुरक्षा करेंगे, और एक और क्षेत्र मिल गया जिसका अतिशय दोहन करेंगे। उपजाऊ भूभाग है, वहाँ से कच्चा माल प्राप्त करेंगे, खाद्यान्न प्राप्त करेंगे और बाजार के रूप में उसे विकसित करेंगे। ठीक है, आगे चलें। अब देखिए अगला एक महत्वपूर्ण राज्य है केरल। इसकी राजधानी है त्रावणकोर, और ये क्षेत्र भी क्या हो जाएगा? ब्रिटिश संरक्षित क्षेत्र के रूप में स्थापित होगा। ठीक है, ये वही क्षेत्र है जिस पर मैसूर के शासक कभी टीपू ने हमला किया था, त्रावणकोर पर, और फिर आंग्ल मैसूर युद्ध जो है शुरू हुआ था, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध, और कार्नवालिस के समय में। और वही युद्ध जो है कहीं ना कहीं उसके पतन का कारण रहा। समझ रहे हैं? उसका आधा साम्राज्य अंग्रेजों ने मिला लिया। याद आ रहा है? हाँ, आराम से पढ़िएगा, थोड़ा थोड़ा चीज़ों को जोड़ जोड़ के समझ समझ के पढ़ेंगे, इतिहास कभी कठिन नहीं लगेगा। ठीक है,
तो 18वीं सदी में अगर हम केरल में देखें ना, तो कई सामंती सरदार थे, राजाओं के बीच में बटा हुआ था। जैसे ये मान लीजिए केरल है आपका, ये केरल है, ठीक है। तो ये 4 भागों में बटा था। तो कालीकट है वो जमोरिन के अधीन था। कालीकट का शासक कौन था? जमोरिन के अधीन था। 18वीं सदी की बात हो रही है, ठीक है। चिराक्कल, कोचीन और त्रावणकोर, ये 4 हैं, ठीक है। यही कालीकट का शासक था जमोरिन, जबकि वास्को डी गामा आया था, याद आ रहा है। और फिर उसने जो है पुर्तगाली आए, पुर्तगाली कंपनी कोठियाँ फैक्ट्रियाँ स्थापित किए, डचेस आए, फिर अंग्रेज आए, और फिर हम अंग्रेजों को पढ़ रहे हैं आज, ठीक है। तो कालीकट, चिराक्कल, कोचीन, त्रावणकोर था, जिसमें कालीकट किसके अधीन था? जमोरिन के अधीन था, ठीक है। त्रावणकोर का जो राज्य था, ये राज्य को जो प्रमुखता मिली त्रावणकोर को, वो मिली राजा मार्तंड वर्मा के समय में, ठीक है। राजा मार्तंड वर्मा के समय में त्रावणकोर को प्रमुखता मिली, ठीक है। मार्तंड वर्मा ने डचों को पराजित किया और इसने पश्चिमी मॉडल पर सेना का संगठन किया। आधुनिक शस्त्रागार भी इसने स्थापित किया था मार्तंड वर्मा ने। अब देखिए, मार्तंड वर्मा ने सिंचाई के लिए नहरें भी बनवाई, अपने क्षेत्र में विकास भी कर रहा है, सड़कें बनवाई, विदेश व्यापार को भी इसने मार्तंड वर्मा ने प्रोत्साहन दिया। मार्तंड वर्मा के उत्तराधिकारी हैं राम वर्मा। ये बड़ा ही विद्वान व्यक्ति था, राम वर्मा। और राम वर्मा के समय त्रावणकोर की राजधानी त्रिवेंद्रम, ये शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र के रूप में स्थापित हो रही है राम वर्मा के लिए। राम वर्मा विद्वान था, कवि था, संगीतज्ञ था, कला का मर्मज्ञ था, कला का संरक्षक था। कलकत्ता, लंदन और मद्रास से निकलने वाले उस समय के जितने न्यूज़पेपर थे, समाचार पत्रों को वो नियमित पढ़ता था। कई भाषाओं का जानकार भी था, समझ रहे हैं। मलयाली साहित्य की उन्नति में इसका विशेष योगदान रहा। असाधारण मतलब इसके समय में मलयाली भाषा का भी विकास हुआ। और 19वीं सदी में त्रावणकोर एक ब्रिटिश शासन के अधीन एक देसी रियासत था, यानी कि ब्रिटिश संरक्षित क्षेत्र बन के रह गया था, ठीक है। तो त्रावणकोर पर भी क्या था? ब्रिटिश का अधिकार था। क्योंकि केरल में भी आप जानते हैं कि मसालों की खेती हो रही है, ठीक है। तो उस पर भी नियंत्रण किसका स्थापित हो रहा है? ब्रिटिश नियंत्रण स्थापित हो रहा है। तो ये एक महत्वपूर्ण उनकी भी उपलब्धि मानी जा सकती है, ठीक है। आगे एक महत्वपूर्ण अब चैप्टर है, वो है मराठा। तो मराठों को हम शुरू करें। थोड़ा बहुत मराठों का जिक्र हमने किया आपसे, ठीक है, कि मराठा इस तरीके से, हाँ, मुगलों के पतन में इनका काफ़ी योगदान रहा, शिवाजी के नेतृत्व में मराठा शक्ति का उद्भव हुआ, ठीक है। तो देखिए, मराठा जो क्षेत्र है, ये अगर भारत का मैप है, तो ये जो मराठवाड़ा क्षेत्र है, ठीक है, यही आसपास महाराष्ट्र और उसके आसपास मराठा क्षेत्र का उद्भव हुआ। मराठा, और ये है दिल्ली। थोड़ा बड़ा बन गया, कोई बात नहीं है, समझ लीजिए, सिंबॉलिक समझाने के लिए पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो दिल्ली से मराठा की क्या है? ठीक ठाक दूरी है। और मराठा जहां शिवाजी का उद्भव हो रहा है, ऊबड़ खाबड़ पहाड़ी है, जमीन है, ऊबड़ खाबड़ क्षेत्र है, ठीक है, पहाड़ी क्षेत्र है, ऊबड़ खाबड़ क्षेत्र है, ठीक है। जीवन, मूलभूत आवश्यक चीजों की कमी है, तो जीवन के लिए संघर्ष है। देखिए, भूगोल, अगर भौगोलिक चीजों की जानकारी होगी ना, तो इतिहास बहुत आसान हो जाएगा। इसीलिए मैं आप लोगों से बार बार कहता हूं कि आप लोग जो है हमेशा मैप का अवलोकन करते रहें, मैप को नज़र से ओझल न करें, समझ रहे हैं। जितना मैप आप देखेंगे उतना बढ़िया आपका इतिहास भी तैयार होगा। किसी भी क्षेत्र का विकास है, कोई भी क्षेत्र हो, उसका अपना एक इतिहास है, समझ रहे हैं। दुनिया में कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जिसका अपना इतिहास न हो। अगर हम वर्तमान में पढ़ रहे हैं, उसकी प्रासंगिकता है, हमारे सिलेबस में है, तो निश्चित रूप से उसकी महत्ता भी क्या है? अधिक है।
तो इसलिए हम बार बार आपसे कहते रहते हैं कि आप लोग मैप को जरूर मेमोराइज करिए, पिक्चराइज कर पिक्चर उसका जो है देखिए कि वो कहाँ स्थित है, क्या क्या है। अब जैसे कि आपने प्राचीन भारत के अंतर्गत पढ़ा कि मगध का उत्कर्ष, तो मगध के उत्कर्ष में विशिष्ट भौगोलिक स्थिति को पढ़ा था कि समुद्र कह रहे हैं, गलती, पहाड़ और नदियों से घिरा हुआ एक क्षेत्र है मगध का। तो विशिष्ट भौगोलिक स्थिति भी बहुत मदद करती है किसी भी नए शासक के संदर्भ में, नए साम्राज्य के संदर्भ में, क्योंकि वो अब जैसे ये जो महाराष्ट्र है या आपका मगध है, जो मराठा का क्षेत्र है, ये उबड़ खाबड़ क्षेत्र है, जीवन के लिए संघर्ष है, पहाड़ी से घिरा हुआ क्षेत्र है, तो एक प्राकृतिक सुरक्षा भी प्राप्त है। पहाड़ी से घिरा हुआ क्षेत्र है तो एक कहीं न कहीं प्राकृतिक सुरक्षा प्राप्त है, और इसी विशिष्ट भौगोलिक स्थिति ने इन्हें गुरिल्ला युद्ध पद्धति अपनाने के लिए क्या प्रेरित किया। गुरिल्ला युद्ध पद्धति, गुरिल्ला युद्ध पद्धति का अर्थ समझते हैं? छिप कर मार करना, छिप कर मार करना। आमने सामने नहीं लड़ेंगे, छिप के मारेंगे। आप मारेंगे, छिप जाएंगे, पता चला यहां बैठे हैं, उधर से अटैक हो गया, समझ रहे हैं? तो गुरिल्ला युद्ध पद्धति, शिवाजी को गुरिल्ला, मलिक अंबर ने शुरू किया था ये पद्धति, शिवाजी के समय में इसका काफी, शिवाजी ने इसका प्रयोग किया था, समझ रहे हैं? तो मलिक अंबर को इस पद्धति का जनक माना जाता है, जो दक्षिण भारत के अंतर्गत है, अहमदनगर के अंतर्गत है। शिवाजी ने इसका काफी विकास किया, समझ रहे हैं? और जब गुरिल्ला युद्ध पद्धति को इन्होंने छोड़ा, मराठों ने छोड़ा, तो आप देखेंगे कि मराठा साम्राज्य का भी पतन हो जाता है, समझ रहे हैं? तो गुरिल्ला युद्ध पद्धति इनके उद्भव के लिए बड़ा महत्वपूर्ण रहा, कारण के रूप में रहा। तो दिल्ली से एक दूर है, मराठों का जो क्षेत्र है वो दिल्ली से दूर स्थित है, तो केंद्रीय नियंत्रण क्या है, वहां तक मजबूत नियंत्रण स्थापित नहीं हो पाएगा। तो केंद्रीय नियंत्रण का अभाव, क्योंकि जब शिवाजी के नेतृत्व में दक्षिण भारत के अंतर्गत मराठा शक्ति का उद्भव हो रहा है, उस समय उत्तर भारत में कौन है? मुगल हैं, और औरंगजेब का शासन चल रहा है। औरंगजेब की ताजपोशी ही किस परिस्थिति में हुई थी, कुछ याद आ रहा है? दारुल हर्ब को दारुल इस्लाम बनाना उसने अपना घोषित उद्देश्य रखा, समझ रहे हैं? मतलब इस्लाम, जिहाद, इस्लामिक तत्वों को उसने अधिक बल दिया। और मराठों का उद्भव कैसे होगा? तो इसके विपरीत शिवाजी ने हिंदू धर्म उद्धारक का नारा दिया कि आप जिहाद का नारा दे रहे हैं, मुसलमानों का समर्थन प्राप्त करने के लिए आप दारुल हर्ब को दारुल इस्लाम बना रहे हैं, तो हिंदुओं का समर्थन प्राप्त करने के लिए हिंदू धर्म उद्धारक का नारा किसके द्वारा दिया गया? शिवाजी द्वारा। तो ये परिस्थिति दक्षिण भारत के अंतर्गत देखने के लिए विद्यमान है, ठीक है? उबड़ खाबड़ क्षेत्र है, मूलभूत जीवन के मूलभूत चीजों से लोग संघर्ष कर रहे हैं। पीने के लिए पानी चाहिए तो 100 फुट नीचे जाना है, वहां से पानी लेके 100 फुट ऊपर चढ़ना है। पहाड़ी क्षेत्र में जीवन बड़ा टफ होता है, समझ रहे हैं? और इसी कारण पहाड़ी क्षेत्र के जो लोग होते हैं बहुत ज्यादा मेहनती होते हैं। खेती है नहीं, उपजाऊ क्षेत्र है नहीं, छोटे छोटे चीजों के लिए संघर्ष कर रहे हैं, जीने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। इससे क्या होगा? इससे उनकी अंदर लड़ने की, जीतने की, यानी संघर्ष करने की क्षमता का विकास होगा। भाई अगर कोई व्यक्ति है जो जिसको किसी को कोई चीज विरासत में मिल जाए, शायद वो उसका उतना महत्व नहीं समझेगा, और कोई अपनी मेहनत से कोई चीज बनाता है तो वो उसका ज्यादा महत्व उसको देता है कि अरे मैंने बनाया है, ये मेरे द्वारा निर्मित किया गया है, या ये मैंने किया, ठीक है? इसीलिए अभी जिस उम्र में आप लोग हैं, अभी आपको लगता होगा कि पिताजी जो हमें दे रहे हैं हर महीने वो शायद अभी पर्याप्त नहीं है, हमें थोड़ा और, हमारी आवश्यकता अगर थोड़ी सी बढ़ जाती तो शायद और अच्छा रहता हमारा जीवन यापन।
मतलब ऐसे बहुत से अवसर हैं जबकि आपको कमियां बहुत समझ में आएंगी। और लेकिन इन चीज़ों से हमें करना क्या है कि जो कम मिनिमम संसाधनों में अधिकतम आउटपुट के बारे में सोचना है। कोई भी गार्जियन जानबूझ के ऐसा नहीं करता होगा, उसे पता है कि कितना मिनिमम रिक्वायरमेंट्स हैं, उतना हमें फुलफिल करना चाहिए। अगर किसी कारण से ऐसा नहीं हो पा रहा है तो इन घटनाओं से प्रेरित होने की जरूरत है। इसीलिए इतिहास एक विषय के रूप में काफी महत्वपूर्ण हो जाता है कि संसाधन के अभाव में भी कैसे व्यक्ति अपना उत्थान कर सकता है, ये हमें इतिहास सिखाता है। इतिहास से हमें पता चलता है, और ऐसे एक दो नहीं कईयों घटना है जिससे कि हम अभी आपने यहां तक देखा कि किस तरीके से मनुष्य जंगल में रहने वाला प्राणी आज इस धरातल पे आ गया, इतना बड़ा साम्राज्य बन रहा है। अंग्रेज आ गए, अब आधुनिकीकरण की दिशा में भी प्रयास शुरू हो जाएगा। तो निश्चित रूप से इतिहास से बहुत कुछ आप सीख सकते हैं, उसको अपने जीवन में अपना सकते हैं, अपने आदर्श बना सकते हैं और उनसे प्रेरित होकर अपने कर्म, अपने लक्ष्य को भी साध सकते हैं। ठीक है, तो जीवन के मूलभूत चीजों से इनको संघर्ष करना पड़ा और यही कारण था कि ये संघर्षशील हुए। समझ रहे हैं? फिर पहाड़ी से घिरा क्षेत्र है, एक उनको प्राकृतिक सुरक्षा प्राप्त है और इसी में गुरिल्ला युद्ध पद्धति को अपनाते हैं, छुप के वार करते हैं। दुश्मन समझ ही नहीं पाएगा कि किधर से तीर आया, कहाँ लगा, कहाँ गया। ठीक है, इन्हीं परिस्थितियों में दक्षिण भारत के अंतर्गत शिवाजी के नेतृत्व में एक मराठा राज्य की स्थापना हो जाएगी और ये मराठा इतने शक्तिशाली हुए, इतने शक्तिशाली होंगे कि एक स्थिति ऐसी उत्पन्न हो जाएगी जब लगेगा कि शायद मराठा भारत का भविष्य हो सकते हैं। लेकिन जैसे ही इन्होंने अपने परंपरागत युद्ध पद्धति शैली को छोड़ा, वैसे ही इनका जो है पतन भी आरंभ हो गया और पानीपत के तृतीय युद्ध में 1761 में अहमद शाह अब्दाली ने मराठा शक्ति को पराजित किया। और तब मराठा शक्ति, उसी समय एक इतिहासकार ने लिखा था कि मराठा शक्ति के संदर्भ में कि पानीपत के युद्ध ने यह तय नहीं किया कि कौन शासक नहीं बनेगा, कौन शासक बनेगा, बल्कि उसने ये तय कर दिया कि कौन शासक नहीं बनेगा, अर्थात अब मराठे भारत के भविष्य नहीं बन सकते। समझ रहे हैं? तो इस तरीके से पानीपत के युद्ध के पश्चात इनकी शक्ति टूट गई। पानीपत का जो युद्ध की सूचना थी वो उस समय व्यापारियों द्वारा पेशवा को दी गई थी। हम पढ़ेंगे तो समझेंगे कि पेशवा कौन है, छत्रपति कौन है। और उसने कहा था कि 2 मोती समुद्र में विलीन हो गए। समझ रहे हैं? तो इस तरीके से मराठा शक्ति का उद्भव होता है। ठीक है, आगे चलें। मराठों के उदय के कारण। तो मराठों के उदय के कारण में सबसे पहला और प्रमुख कारण क्या है? विशिष्ट भौगोलिक अवस्थिति। मैंने बताया ना कि दक्षिण भारत के अंतर्गत स्थित है। ऐसे बना लीजिए, ये वाला क्षेत्र है मराठों का, महाराष्ट्र उसके आसपास का जो क्षेत्र है, ये पहाड़ी से घिरा हुआ क्षेत्र है, उबड़ खाबड़ है, जीवन के लिए संघर्ष है, तो वो संघर्षशील हुए और इस क्षेत्र ने मराठों को एक प्राकृतिक सुरक्षा भी प्रदान की और इसी के अनुकूल उन्होंने अपनी युद्ध पद्धति, गुरिल्ला युद्ध पद्धति भी विकसित की। दूसरा, औरंगजेब की हिंदू विरोधी नीति। जब औरंगजेब, मुगल शासक औरंगजेब ने घोषित किया था दारुल हर्ब को दारुल इस्लाम बनाना। दारुल हर्ब यानी इसका अर्थ होता है ना काफिरों का देश। दारुल हर्ब को दारुल इस्लाम बनाना मतलब इसका अर्थ होता है इस्लामिक देश, इस्लामिक देश बनाना, यानी काफिरों के देश को इस्लामिक देश के रूप में स्थापित करना। ठीक है, दारुल हर्ब को दारुल इस्लाम बनाना। तो ये नीति क्या थी? हिंदू विरोधी थी। इसके साथ और भी इसकी नीतियां हैं। औरंगजेब ने जजिया को क्या किया था?
पुनर्जीवित किया था। तीर्थ यात्रा कर को औरंगजेब ने क्या किया था? पुनर्जीवित किया था। ठीक है। मंदिरों को तोड़वाया, युद्ध में बहुत सारे मंदिरों को तोड़वाया, तोड़ा गया। ठीक है। तो औरंगजेब की यह नीति क्या है? हिंदुओं के विरुद्ध में है, और इसने दारुल हर्ब को दारुल इस्लाम बनाना चाहा, जिहाद का नारा दिया कई बार इसने, हाँ, गाजी की उपाधि धारण की। इसके विरोध में जो मराठा थे, मराठा यानी शिवाजी ने इसका उल्टा अपनाया। उन्होंने अपने को हैंदव धर्म धारक घोषित किया, हैंदव धर्मोद्धारक कहा, मतलब हिंदुओं का समर्थन प्राप्त करना। ठीक है। ये जहां हिंदू विरोधी थे वो हिंदुओं के समर्थन में आ गए। गौ रक्षा प्रतिपालक कहा, गौ रक्षा प्रतिपालक कहा। इससे क्या हुआ? इन्हें हिंदुओं का एक स्वाभाविक नेता मान लिया गया, शिवाजी को। समझ रहे? तो औरंगजेब की हिंदू विरोधी नीति भी इनके उद्भव में सहायक हुई, और इन्होंने जो कि हिंदुओं के समर्थन में हैंदव धर्मोद्धारक का नारा दिया, इन्होंने गौ रक्षा प्रतिपालक की उपाधि ली। तो इससे क्या हुआ? इससे इन्हें हिंदुओं का एक स्वाभाविक नेता मान लिया गया। तो आया पॉइंट समझ में ये कि औरंगजेब की विरोधी नीति ने भी मराठों के उद्भव को संभव बनाया। औरंगजेब की हिंदू विरोधी नीति मराठों के उद्भव में सहायक रही। ठीक है। तीसरा है महाराष्ट्र धर्म। महाराष्ट्र धर्म आप लोगों ने पढ़ा ना? एकनाथ, हाँ, नामदेव, तुकाराम, रामदास, है ना, बरकारी संप्रदाय, घरकारी संप्रदाय। भक्ति आंदोलन में चले जाइए, महाराष्ट्र धर्म मैंने पढ़ाया है, समझ रहे हैं? उसको रिवाइज करिए। अब आप कहेंगे कि सर महाराष्ट्र धर्म ने कैसे इस जो है इनके उद्भव को संभव बनाया, मराठों के उद्भव को संभव बनाया? तो देखिए, महाराष्ट्र धर्म जो दक्षिण भारत के अंतर्गत आया, हाँ, जिसमें प्रमुख जो संत हुए, नामदेव, तुकाराम, रामदास, ज्ञानदेव, ठीक है, ये सब जो हुए ना, इन्होंने क्या किया? इन्होंने सामाजिक कुरीतियों, सामाजिक बुराइयों पर चोट की। तो इनके द्वारा सामाजिक कुरीतियों एवं सामाजिक बुराइयों पर चोट की गई। इसका परिणाम अब ज्ञानदेव लिख रहे हैं ना, ज्योति से ज्योत मिलाते चलो। मानव एकता की बात कही, मानव एकता पर बल दिया गया। ज्योति से ज्योति मिलाते चलो। ठीक है। तो महाराष्ट्र धर्म ने जो जाति पात, ऊंच नीच, जो सामाजिक बुराइयां थी, उस पर चोट किया, मानव एकता की बात कही। इससे क्या हुआ? लोगों के अंदर एकजुटता आई। और फिर रामदास, जो कि शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु थे, उन्होंने, ये आध्यात्मिक गुरु थे ना शिवाजी के, इन्होंने क्या किया? मराठों में राष्ट्रीयता की भावना, मराठों में राष्ट्रीयता की भावना, भरी। और फिर आप देखेंगे कि
शिवाजी के नेतृत्व में मराठा शक्ति का उत्कर्ष दक्षिण भारत के अंतर्गत होगा। ठीक है, तो महाराष्ट्र धर्म का भी प्रभाव देखा गया। तो महाराष्ट्र धर्म का अर्थ है कि दक्षिण भारतीय संतों ने सामाजिक बुराइयां, सामाजिक कुरीतियों पर चोट किया, उन्होंने मानव एकता पर बल दिया, उन्होंने कहीं ना कहीं मराठों के अंदर, मराठियों में राष्ट्रीय भावना, राष्ट्रीय एकता, राष्ट्रीय चेतना को भरा, और फिर शिवाजी जैसा नेतृत्व मिला और महाराष्ट्र के अंतर्गत, मराठा के अंतर्गत मराठा शक्ति का उद्भव हुआ। ठीक है, और फिर शिवाजी का अपना व्यक्तित्व, शिवाजी का अपना संघर्ष, शिवाजी की अपनी भूमिका। ठीक है, तो ये मराठों के उदय के कारण है। ठीक है, विशिष्ट भौगोलिक स्थिति जो कि मराठों को एक प्राकृतिक सुरक्षा प्रदान की, औरंगजेब की हिंदू विरोधी नीति जिससे कि हिंदुओं का समर्थन ये प्राप्त करने में सक्षम हुए। तीसरा, महाराष्ट्र धर्म की भूमिका, जो महाराष्ट्र के अंतर्गत संत हुए जिन्होंने कि मराठियों में एकता की बात भावना भरी, सामाजिक बुराइयों, सामाजिक कुरीतियों पर चोट की, राष्ट्रीय भावना का विकास हुआ, राष्ट्रीय एकता का विकास हुआ और मराठा शक्ति का उत्कर्ष हुआ। और फिर शिवाजी जैसा अद्भुत, शिवाजी जैसा चमत्कारिक व्यक्तित्व, समझ रहे हैं, जिनके संघर्ष ने दक्षिण के अंतर्गत मराठा शक्ति के उद्भव को संभव बनाया। यहां तक बात समझ आ गई? आगे चले। अब देखिए शिवाजी, समझ रहे हैं, तो शिवाजी का जन्म हुआ 20 अप्रैल 1627 को कहां? पूना के शिवनेरी दुर्ग में। ठीक है, पूना के शिवनेरी दुर्ग में शिवाजी का जन्म होता है। ठीक है, इनके पिता का नाम है शाहजी भोसले और माता का नाम है जीजाबाई। ठीक है, तो शाहजी और जीजाबाई की ये संतान है। पिता का नाम शाहजी, शाहजी ये हैं, इनके फादर हैं, और जीजाबाई ये इनकी माता है। ये पति पत्नी है। ठीक है, और इनसे जन्म हो रहा है शिवाजी। कब जन्म हुआ? तो 20 अप्रैल 1627। 20 अप्रैल कहाँ जन्म हुआ था? पूना के दुर्ग में, ध्यान रखना। ठीक है, इनकी राजधानी थी रायगढ़। शिवाजी की राजधानी कहाँ थी? रायगढ़। जून 1674 ईस्वी को इन्होंने अपना राज्याभिषेक किया था। इन्होंने अपना 2 बार राज्याभिषेक किया था, उसको हम पढ़ेंगे अलग से, शिवाजी का राज्याभिषेक। इनकी उपाधि देखिए, हैंदव धर्मोद्धारक। ठीक है, औरंगजेब ने मुस्लिम हिंदू विरोधी नीति अपनाई थी। इन्होंने हिंदुओं का समर्थन प्राप्त करने के लिए अपने को क्या घोषित किया? हैंदव धर्मोद्धारक, गौ ब्राह्मण प्रतिपालक, गौरक्षा या गौ ब्राह्मण प्रतिपालक, क्षत्रिय कुलावंतस। ठीक है, सिंहासनाधीश्वर, ये शिवाजी की उपाधियां हैं। ठीक है, इनकी पत्नी, तो कई पत्नियां थी, साईबाई निम्बालकर, पुतलीबाई, सोयराबाई। कहा जाता है कि इनकी मृत्यु के पश्चात इनकी जो पत्नी है पुतलीबाई, वो सती हो गई थी। ज्वर से, अत्यधिक ज्वर से शिवाजी की मृत्यु हुई थी, और शिवाजी की मृत्यु के पश्चात इनकी जो पत्नी थी पुतलीबाई, वो सती हो गई थी। ये सब ध्यान रखना आप लोग। इनके गुरु हैं दादाजी कोंडदेव, और दादाजी कोंडदेव ने शिवाजी को सैनिक और असैनिक शिक्षा दी थी। दादाजी कोंडदेव ने शिवाजी को सैनिक और असैनिक शिक्षा दी थी, जबकि इनके एक दूसरे गुरु हैं रामदास। ठीक है, जो कि महाराष्ट्र धर्म के एक महत्वपूर्ण, दक्षिण भारत के एक महत्वपूर्ण संत हैं, और इन्होंने आध्यात्म और धर्म की शिक्षा दी शिवाजी को। ठीक है, रामदास ने ही शिवाजी के अंतर्गत मराठी राष्ट्रीय चेतना का विकास किया था, जिसलिए शिवाजी ने आगे चलकर मराठा क्षेत्र के अंतर्गत एक मराठा राज्य की स्थापना में वो सफल रहे। ठीक है, तो गुरु का जीवन में एक अलग प्रभाव होता है। ठीक है, तो एक बार इसे दोहराइए। शिवाजी का जन्म कहाँ हुआ? 20 अप्रैल 1627 को पूना में। ठीक है, पूना के दुर्ग में हुआ। इनके पिता का नाम क्या था? शाहजी भोसले। इनकी माता का क्या नाम था? जीजाबाई। और जन्म हुआ शिवाजी का 20 अप्रैल 1627 को पूना के दुर्ग में। ठीक है,
इनकी राजधानी कहाँ है? रायगढ़। शिवाजी की राजधानी कहाँ थी? रायगढ़। ठीक है। और जून 1674 को शिवाजी ने अपना राज्याभिषेक किया। इनकी उपाधि क्या थी? हैंदो धर्म उद्धारक। हैंदो धर्म का उद्धार करने के लिए, ठीक है, हिंदुओं का समर्थन प्राप्त करने के लिए इन्होंने क्या उपाधि ली? हैंदो धर्मोद्धारक, गौ ब्राह्मण प्रतिपालक, ठीक है, क्षत्रिय कुलावंतस और सिंहासनाधीश्वर, ये इनकी उपाधि है। ठीक है। शिवाजी ने कई विवाह किया था, जिसमें साईबाई निम्बावलकर, उनकी एक पत्नी का नाम है, पुतलीबाई, सोयराबाई। तो शिवाजी की मृत्यु अत्यधिक ज्वर के कारण हुई थी। उनकी मृत्यु के पश्चात पुतलीबाई ने सती हो गई थी, ऐसा मिलता है। ठीक है। इनके गुरु कौन कौन है? तो दादाजी कोंडदेव। दादाजी कोंडदेव ने शिवाजी को सैनिक और असैनिक शिक्षा दी थी, जबकि दूसरे गुरु हैं रामदास, जिन्होंने शिवाजी को धर्म और अध्यात्म की शिक्षा दी थी। ठीक है। तो इस तरीके से और फिर उन्होंने शिवाजी में मराठी चेतना, मराठी राष्ट्रीय चेतना का विकास किया था, जिससे आगे चलकर आप देखेंगे कि शिवाजी के नेतृत्व में एक मराठा शक्ति का उद्भव दक्षिण भारत में देखने को मिलेगा। ठीक है। आगे चलें। अब देखिए शिवाजी के कुछ सैन्य अभियान हैं। शिवाजी जो मराठा हैं, उनकी सैनिक शक्ति का आधार है किला। ठीक है। किला मराठों की सैनिक शक्ति के आधार होते थे। तो शिवाजी ने किलों को बहुत अपने नियंत्रण में लिया है। जैसे 1643 में सिंहगढ़ का किला जीता, 46 में तोरण और राजगढ़ का किला जीता, 47 में कोंडाना और चाकन की विजय की, 54 में पुरंदर का किला जीता, 56 में जावली जुन्नार का किला जीता, 57 में पहली बार मुगलों से इनका संघर्ष हुआ जब इन्होंने अहमदनगर और जुन्नार पर आक्रमण किया। ठीक है। ये मुगलों के अधीन थे अहमदनगर का क्षेत्र। शिवाजी को पीछे हटना पड़ा। 57 में कोंकण की विजय की। ठीक है। तो इसमें अब इतना याद रखने की जरूरत नहीं है, 3 चीज बस याद रखना है कि शिवाजी ने 1643 में, ठीक है, सर्वप्रथम सिंहगढ़ का किला जीता, 1657 में कोंकण का जीता था, 1657 में ही मुगलों से उनका पहली बार संघर्ष हुआ जब अहमदनगर और जुन्नार पर उन्होंने आक्रमण किया। तो केवल ये 3 बात आपको ध्यान रखने की जरूरत है। वैसे 1-2 बार आप पढ़ेंगे तो चीजें काफी हद तक स्पष्ट हो जाएंगी, लेकिन इसमें 2-3 बात बस ध्यान रखना है। ठीक है। अब देखिए शिवाजी का आतंक यानी शिवाजी का प्रभाव दक्षिण भारत के अंतर्गत बढ़ता ही जा रहा था, और शिवाजी न केवल मुगलों के लिए, दक्षिण भारतीय शक्तियों के लिए भी क्या थे? एक चुनौती थे, और मुगलों के लिए तो विशेषकर चुनौती थे। कहा जाता है कि मुगल साम्राज्य के पतन में इनका भी बहुत बड़ा योगदान था। औरंगजेब इतना लंबा संघर्ष किया दक्षिण में, ठीक है, चूंकि औरंगजेब के समय में उत्तर भारत तो लगभग उनके कब्जे में था, दक्षिण भारत के अंतर्गत ही उनको विस्तार करना था, और औरंगजेब ने बीजापुर और गोलकुंडा तक का क्षेत्र जीत लिया था। और दक्षिण भारत में वो राजकुमार के रूप में भी नियुक्त रहा था, उसका अनुभव भी था दक्षिण भारत में। लेकिन शिवाजी के नेतृत्व में जो मराठा शक्ति का उद्भव हुआ, उसने मुगलों को लगातार चुनौती प्रस्तुत की, और केवल शिवाजी तक ही ये सीमित नहीं रही, शिवाजी के उत्तराधिकारी भी मुगलों से संघर्षरत रहते रहे। अब इधर से मुगल जीत के उत्तर भारत जाते थे, शिवाजी अटैक कर देते थे, कहते थे चौथ लाओ, सरदेश मुखी लाओ। अभी हम पढ़ेंगे क्या है, अगर सुरक्षा चाहते हो तो चौथ दो, अगर हमसे लूटपाट से बचना चाहते हो तो सरदेश मुखी दो। तो इस तरीके से शिवाजी चूंकि लूटपाट करते थे, किलों को जीतते थे, और यही इनकी शक्ति का आधार होता था, समझ रहे? तो लगातार मुगल परेशान रहते थे। इसी बीच में बीजापुर का एक सुल्तान है, ठीक है, 1659 में शिवाजी का अफजल खां से संघर्ष हुआ था। ये बड़ा महत्वपूर्ण है, ये ध्यान रखना है आपको। तो अफजल खां से 1659 में संघर्ष हुआ था, और कहते हैं वाई नामक जगह पे हुआ था। ये याद करने के लिए मैं बता दे रहा हूं, वाई। तो अफजल खां क्या था? बीजापुर के सुल्तान का एक अनुभवी और विश्वस्त सेना नायक है, एक सूबेदार है, एक सेना नायक है, लंबा चौड़ा, बड़ा शरीर वाला, चौड़ी कदकाठी वाला व्यक्ति है, और शिवाजी
छोटे से व्यक्ति थे। तो जीवन में भारी भरकम दिखना वो ताकत का प्रतीक नहीं होता है। चाइनीज को देख लीजिए आप, कितने छोटे छोटे होते हैं। जापानीज को देख लीजिए आप, कैसे छोटे छोटे होते हैं। प्रथम विश्व युद्ध में भारत के दरवाजे पर आ गया था, समझ रहे हैं, जापान। और उधर से सुभाष बाबू कह रहे थे कि काहे नहीं सहयोग ले लेते हैं गांधी जी, लेके काहे नहीं जो है जीत जाते हैं, अंग्रेजों को भगा देते हैं, समझ रहे हैं। तो छोटा कैद काठी से कुछ नहीं होता, होता है मुख्य होता है समझ और साहस। समझ और साहस ये दो ऐसे अस्त्र हैं जिस पर व्यक्ति एक साम्राज्य निर्मित कर सकता है। उसके जो सबसे बड़े उदाहरण थे वो थे शिवाजी। शिवाजी ने समझ और साहस दोनों का प्रयोग किया और इन दोनों का उन्होंने समन्वय किया। इसीलिए कहावत है ना कि दिल और दिमाग में क्या होना चाहिए, संतुलन। यानी अगर दिल और दिमाग के बीच में हमने संतुलन स्थापित कर लिया तो लक्ष्य प्राप्त करने से हमें कोई रोक नहीं सकता, समझ रहे हैं। तो शिवाजी ने भी पूरा दिल और दिमाग का प्रयोग किया, समझ रहे हैं। तो जब बीजापुर का सुल्तान अफजल खां को भेजता है शिवाजी के विरुद्ध, तो उसका बड़ा टेंशन था। दक्षिण के राज्यों को भी तनाव रहता था, कब आएंगे शिवाजी, लूट के चले जाएंगे। पता चला राजा सो रहा है, शिवाजी आए, लूटपाट करके गए, समझ रहे हैं। सुबह उठा तो देखा कि जनता रो रही है, चारों तरफ आतंक मचा हुआ है, ठीक है। तो इस स्थिति से निपटने के लिए बीजापुर के सुल्तान ने अफजल खां के नेतृत्व में अफजल खां को शिवाजी के लिए भेजा कि इनको जाओ, इनका काम तमाम करो। अफजल खां लंबा चौड़ा व्यक्ति था और उसने अपने एक दूत कृष्ण जी भास्कर को शिवाजी के पास भेजा। बड़ा इमोशनल टाइप का एक मैसेज भेजा था शिवाजी को। उसने कहा था कि शिवाजी, अफजल खां, कृष्ण जी भास्कर ने कहा कि शिवाजी, अफजल खां आपसे मिलना चाहता है और कुछ बातें हैं जो वो आपसे अकेले में करना चाहते हैं, और आप जो है वो भी अकेले रहेंगे, आप भी अकेले रहेंगे। न तो वो अस्त्र शस्त्र के साथ रहेंगे, न आप अस्त्र शस्त्र के साथ रहेंगे। कुछ कूटनीतिक बातें हैं, वो जो है आपसे मिलना चाहते हैं। शिवाजी तुरंत कृष्ण जी भास्कर के कान में फूंके मंत्र, भाई सच सच बता दो। कहा नहीं नहीं, बात यही है, बस कुछ नहीं, समझौता करना चाहते हैं और कोई ऐसा इशू है नहीं। शिवाजी बोले कि भाई बता दो, मराठा हैं हम भी, मराठा हो तुम भी। हालांकि उसने अपने मराठा धर्म का पालन किया, नहीं बताया शिवाजी को, लेकिन शिवाजी इस चालाकी को समझ गए और शिवाजी ने बड़ा ही अपने विवेक का प्रयोग किया और इस सातिराना कदम को समझने में वो कामयाब रहे। तो कहते हैं ना, दिल और दिमाग का उन्होंने मिश्रण किया। उन्होंने कहा ठीक है, मैं आऊंगा मिलने, ठीक है। लेकिन शिवाजी अपने अस्त्र शस्त्र से लैस, उनका एक हथियार होता था बघनक, जो भी ब्रिटेन ने हाल ही में भारत को दिया है, बघनक। तो बघनक रखते थे। गए, चेक वेक हुआ, शिवाजी गए अफजल खां के पास में, और अफजल खां जो कि एक लंबा चौड़ा भीम का शरीर वाला व्यक्ति पहले से ही शिवाजी के ताक में था। औरंगजेब शिवाजी को पहाड़ी चूहिया कहता था, समझ रहे हैं, कि परेशान कर दिया है ये पहाड़ी चूहिए ने मुझे, हैं, जल्दी मैं इससे बदला लूँगा। खैर, तो शिवाजी जब गए तो उसने अपने हाथ बाँह फैला के वो शिवाजी का स्वागत करना चाहा, और जैसे ही, चूँकि उसकी नीयत थी कि जैसे ही शिवाजी को वो अपने जो है गले लगाएगा, उनको उसी अपने बाजुओं की ताकत से उन्हें दबा देगा और उनकी मृत्यु हो जाएगी। इतनी ताकत थी अफजल खां के पास में। लेकिन जैसे ही उसने ऐसा करना चाहा, शिवाजी ने अपना बघनक निकाल के उसके पेट चीर दिए, समझ रहे हैं, और उसकी मृत्यु हो गई। और फिर कुछ सैनिक उन्होंने जंगलों में छुपा के रखे थे, वो भी निकल गए और फिर मार डाले। तो ये था शिवाजी का अफजल खां से संघर्ष, समझ रहे हैं। 1659 ईस्वी की एक ये महत्वपूर्ण घटना है, इसे आपको ध्यान में रखना होगा, समझ रहे हैं। परीक्षा में भी पूछा जाता है, क्योंकि यहाँ शिवाजी ने कूटनीति का प्रयोग किया था। यहाँ शिवाजी ने केवल
भास्कर जी, कृष्ण जी भास्कर के बहकावे में नहीं आया था, उन्होंने अपने विवेक का भी इस्तेमाल किया था कि जो अचानक इस तरीके के इमोशनल समझौते का हमें न्योता आ रहा है, उसके पीछे की रणनीति क्या है, उसको वो समझने में कामयाब रहे। ठीक है, तो अफजल खां की मृत्यु हो गई। ठीक है, यही ये बात है। आगे चले। अब देखिए शाइस्ता खां से संघर्ष, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग घटना है शिवाजी के समय की। शाइस्ता खां मुगल सूबेदार है। औरंगजेब परेशान था, बहुत परेशान कर हो चुके थे शिवाजी से, लगातार उनके किलों उलों पर हमला करते थे, उनके क्षेत्र में घुस जाते थे, 14 सरदेश मुखी वसूलते थे, लूट लेते थे, त्राहिमाम की स्थिति मची हुई थी, समझ रहे हैं। तो औरंगजेब ने शाइस्ता खां को भेजा कि भाई जाओ देखो क्या मैटर है, इसको सॉल्व करो शिवाजी। शाइस्ता खां गया, उसने आरंभ में जो है शिवाजी के 2-4 किले जीत लिए, पूना वगैरह। शिवाजी बेचारे कुछ ना कर पाए, तो जीत लिया। फिर तमाम मतलब एक बार मराठों को थोड़ा सा लगा कि ये क्या हो गया, लेकिन एक रात जब वो पूना के किले में सो रहा था, रात में अचानक शिवाजी ने उस पर हमला कर दिया और किसी तरीके से वो जान बचा के शाइस्ता खां भागा। और फिर इस तरीके से उसकी बेइज्जती हुई कि मुगल बादशाह औरंगजेब ने उसे बंगाल भेज दिया, बंगाल का सूबेदार बना दिया। और ये पहला अवसर था जब कोई सूबेदार बनाया जा रहा है और मुगल शासक उससे मिलने तक नहीं आया। ठीक है, कोई प्रोटोकॉल नहीं, जाओ वहाँ से बंगाल, तुमने बेइज्जती करा दी, हम नहीं सहेंगे, जाओ बंगाल। ठीक है, तो शाइस्ता खां से इस तरीके से वो निपटने में सक्षम हुए। ठीक है, तो शाइस्ता खां पूना चाकन कल्याण को जीत लिया था। एक रात वो जो है पूना के किले में आराम कर रहा था, सो रहा था, तभी शिवाजी ने पूना के किले पर अटैक किया। शाइस्ता खां किसी तरीके से जान बचाकर भागा और फिर जो है उसको बंगाल भेज दिया बादशाह ने और कहा कि तुम वहीं रहो। ठीक है, फिर बाद में इसने पुर्तगालियों को दंडित किया था, पढ़े होंगे आप। ठीक है, अब देखिए सूरत की लूट। शिवाजी 2 बार सूरत को लूटे, एक बार 64 में जब यहाँ 63 से इनको जो है भगा उगा दिए तब सूरत को लूटे 64 में, और एक बार जो है 1670 ईस्वी में दोबारा सूरत को इन्होंने लूटा। अब देखिए एक महत्वपूर्ण घटना जो कि पूरे मराठा और मुगल संबंधों में एक महत्वपूर्ण मोड़ पैदा किया था। बड़ा इंटरेस्टिंग घटना है, पुरंदर की संधि। शाइस्ता खां जब भाग गया, मुगलों की जब नाक कटी, बेइज्जती सी महसूस हुई औरंगजेब को, तब औरंगजेब ने अपने सबसे विश्वसनीय कह लीजिए कि उस समय के जो सबसे वीर एक तरीके से सेनापति थे जय सिंह, उनको शिवाजी के विरुद्ध भेजा। जाओ, परेशान कर दिया है इस पहाड़ी चूहे ने, इसे समझाओ शिवाजी को। जय सिंह आए। जय सिंह ने आरंभ में बहुत शिवाजी के बीच में युद्ध हुआ, मतलब संघर्ष हुआ, उन्होंने भी शिवाजी के कई क्षेत्रों को जीता और बाद में शिवाजी से उनका एक संधि हुआ जिसे इतिहास में हम पुरंदर की संधि कहते हैं। ये संधि बहुत महत्वपूर्ण है बच्चों, समझ रहे हैं, परीक्षा में अक्सर पूछा जाता है। उसका कारण है कि मुगल और मराठा संबंधों में एक टर्निंग पॉइंट इस संधि ने पैदा किया था, समझ रहे हैं। तो फिर जो है जय सिंह ने शिवाजी से एक संधि की जिसे हम पुरंदर की संधि के नाम से जानते हैं। तो जय सिंह या मुगलों ने सोचा कि शिवाजी के शक्ति का, अगर हम शक्ति को तोड़ दें तो खत्म हो जाएंगे। क्यों? अगर शिवाजी की शक्ति को तोड़ दिया जाए तो शिवाजी समाप्त हो जाएंगे, इनसे डर खत्म हो जाएगा। और इनकी शक्ति का आधार क्या है? तो पता चला किला बड़ा जीतते हैं ये, तो कहेंगे अच्छा तो क्यों ना इनसे किले ही इनके छीन लिए जाएं, समझ रहे हैं। तो पुरंदर की संधि जय सिंह और शिवाजी के बीच हुई और इसमें जय सिंह ने, जो उनके पास उस समय लगभग 35 किले थे, उसमें से 23 किले ले लिए। इनके शिवाजी को 35 किलो में से 23 किले मुगलों को देना पड़ा पुरंदर की संधि के तहत। दूसरी बात, शिवाजी मुगलों की तरफ से युद्ध एवं सेवा देंगे, यानी
अगर दक्षिण में मुगल विस्तार करेंगे बीजापुर के खिलाफ या किसी के खिलाफ, वहां जो है शिवाजी उनका क्या करेंगे, सेवा देंगे। और शिवाजी के पुत्र हैं संभाजी, इनको मुगल दरबार में उपस्थित होने के लिए, इनको मुगल दरबार में 5000 का मनसब दिया गया, ठीक है। और शिवाजी को भी मुगल दरबार में उपस्थित होने के लिए कहा गया, यानी शिवाजी को भी आदेश किया गया कि आप भी मुगल दरबार में उपस्थित होइए। शिवाजी जाते हैं मुगल दरबार में, औरंगजेब भव्य दरबार लगाता है, बैठता है, कोई प्रोटोकॉल नहीं, इवन कि वो शिवाजी से बात तक नहीं करता है, और इनको भी वही 5000 के मनसबदारों की श्रेणी में बैठा देता है। और जैसे शिवाजी अपनी स्थिति को देखते हैं, वो अपमानित महसूस करते हैं और वो विद्रोह कर देते हैं। और फिर शिवाजी जानते ही हैं कि वेश बदल के, मतलब अपने ही एक हमशक्ल व्यक्ति को उन्होंने प्रयोग किया था, और फिर ये मिठाई की टोकरी में बैठकर भाग गए, यानी गुप्त रूप से भागने में सफल रहे। फिर शिवाजी भाग के वापस लौटे दक्षिण के क्षेत्र में, और एक के बाद एक मुगलों से किलों को जो जीतना इन्होंने शुरू किया था, और इसी क्रम में 1672 में सलहार के युद्ध में मुगलों को हराया था, ठीक है, और अपनी स्थिति को सुदृढ़ करने का पुनः प्रयास किया, ठीक है। तो ये था शिवाजी का कुछ महत्वपूर्ण बातें। अब देखिए शिवाजी का राज्याभिषेक। तो शिवाजी का राज्याभिषेक 2 बार हुआ था, ये भी इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना है। तो राज्याभिषेक रायगढ़ में, इनकी राजधानी है रायगढ़, वहां हुआ। तो पहली बार जो शिवाजी का राज्याभिषेक हुआ, उसमें उन्होंने काशी के एक पंडित हैं, उनका नाम है गंगा भट्ट या विश्वेश्वर भट्ट, उनको बुलाया था। और इस अवसर पर एक यूरोपीय विद्वान है, एक यूरोपीय है हेनरी ऑक्साडाइन, ये उपस्थित था। 17 जून 1674 को इनकी माताजी का देहांत हो गया, जीजाबाई या जीजीबाई का देहांत हो गया। तत्पश्चात 24 सितंबर 1674 को इन्होंने निश्चलपुरी के तांत्रिक गोसाई नामक व्यक्ति से पुनः इन्होंने अपना राज्याभिषेक कराया। तो शिवाजी का 2 बार राज्याभिषेक हुआ, दोनों 1674 की घटना है, ठीक। राज्याभिषेक के उपरांत शिवाजी ने सोने और तांबे के सिक्के चलाए और सिक्कों पर श्री शिवा छत्रपति उत्कीर्ण कराया, ठीक है। तो इस तरीके से शिवाजी ने अपना जो है 1674 में राज्याभिषेक कराया, और राज्याभिषेक के पश्चात इन्होंने सिक्के चलाए। रूका नामक तांबे की मुद्रा थी, जबकि रुपया, लारी, टका शिवाजी के राज्य में प्रचलित रजत मुद्राएं थी। कर्नाटक अभियान 1676 से 78, जिंजी का किला शिवाजी ने 1678 में जीता था, और ये शिवाजी की अंतिम विजय थी। 1680 में अत्यधिक ज्वर के कारण शिवाजी की मृत्यु हो जाती है, ठीक है, यानी बुखार से शिवाजी की मृत्यु हो गई, ठीक है। आगे चलें। अब देखिए शिवाजी का प्रशासन। तो शिवाजी ने एक कम समय में एक मराठों का बेहतर प्रशासन स्थापित किया था, और शिवाजी का प्रशासन मुख्यतः मराठा इतिहास के अंतर्गत या भारतीय इतिहास के अंतर्गत अष्ट प्रधानों के लिए जाना जाता है, ठीक है। उनके 8 मतलब प्रधान, अष्ट प्रधान सचिव के समान थे, ठीक है। तो शिवाजी छत्रपति की उपाधि धारण किए, और इनका जो साम्राज्य था वो 2 भागों में विभक्त था। एक था स्वराज या मुल्क कादिम, जो इनके नियंत्रण में था। दूसरा था मुगल साम्राज्य के अधीन वो क्षेत्र थे, लेकिन शिवाजी वहां से चौथ यानी आय का 1/4 वहां से वसूल करते थे, ठीक है, इसीलिए उसका नाम पड़ा है चौथ। यानी मुगलों के अधीन थे वो क्षेत्र, लेकिन वहां से शिवाजी चौथ प्राप्त करते थे। चौथ मतलब सुरक्षा के बदले, कि हम अटैक नहीं करेंगे, लूटपाट नहीं करेंगे, अगर बाहरी कोई अटैक करेगा तब भी हम सुरक्षा देंगे, तो इस तरीके से वो चौथ लेते थे। प्रशासन में शिवाजी की सहायता और परामर्श के लिए 8 मंत्रियों की एक परिषद हुआ करती थी, जिसे अष्ट प्रधान के नाम से जाना जाता है। मंत्री जो थे शिवाजी के, वो उच्च सचिव के समान होते थे, सचिव के समान, सेक्रेटरी लेवल के होते थे, और ये परामर्श ही केवल दे सकते थे। किसी भी मंत्री के पद को आनुवंशिक नहीं होने दिया था शिवाजी ने, समझ रहे हैं। अष्ट प्रधान के अंतर्गत कौन कौन शामिल थे उसे समझ लीजिए। तो सबसे पहले है पेशवा, ये प्रधानमंत्री की तरह है, प्राइम मिनिस्टर की तरह है, संपूर्ण राज्य के शासन की देखभाल करना, राजा की अनुपस्थिति में उसके कार्यों की देखभाल करना। दूसरा है अमात्य मजुमदार। अमात्य मजुमदार ये जो होता था वो वित्त मंत्री, आय व्यय का, वित्त मंत्री का मतलब आय व्यय का लेखा जोखा रखने वाला।
मंत्री, वाक्यानवीस, दरबारी लेखक, राजा की सुरक्षा की व्यवस्था करता था, गुप्तचर सूचना के विभाग की देखरेख करता था। सुमंत या दबीर ये विदेश मंत्री होता था। सचिव, सुरुनवीस या चिटनीस इसे बोलते हैं, ये पत्राचार विभाग से संबंधित था। पत्राचार, ठीक है, इसे सुधार लीजिएगा, पत्राचार विभाग से संबंधित था। सेनापति सरे नौबत ये सैन्य मंत्री हुआ करता था। न्यायाधीश ये मुख्य न्यायाधीश था। पंडित राव जिसे सद्र कह रहे हैं, ये धार्मिक मामलों का प्रमुख था। और मंत्रियों के सहयोग के लिए दीवान, सचिव, मजूमदार, लेखा परीक्षक, फड़नीस, उपलेखा, सेवनीस या दफ्तरदार, कारखानानीस, हाँ, चिटनीस, जमादार, पुटनीस भी होते थे। ठीक, प्रांतीय प्रशासन की अगर हम बात करें तो मराठी अभिलेखों में प्रांतों को शिवाजी स्वराज कहा गया। मतलब शिवाजी का जो प्रत्यक्ष नियंत्रण वाले प्रांत थे उन्हें स्वराज कहते थे। और वहां सरे कारकुन या मुख्य देशाधिकारी, सर सूबेदार नियुक्त होते थे। साम्राज्य का विभाजन शिवाजी ने 4 प्रांतों में किया है। वो है जैसे उत्तरी प्रांत है, इसका विस्तार है सलहेर से पूना तक। और इस क्षेत्र पर मोरे त्र्यंबक राव हैं। ठीक है, यह क्षेत्र मोरे, त्र्यंबक, पिंगले इनके अधीन है। दक्षिणी प्रांत है, यह कोंकण का क्षेत्र है। दूसरा जो प्रांत है अन्नाजी दत्तो के अधीन है। दक्षिण पूर्वी प्रांत है सतारा से धारवाड़, ये दत्तोजी पंत के अधीन है। चौथे प्रांत में नवविजित क्षेत्र शामिल थे, जिंजी, विल्लोर आदि। सबसे अंतिम उन्होंने जिंजी को जीता था। और संताजी इन क्षेत्रों के प्रभारी थे। तो ये ध्यान रखना, शिवाजी के समय में केवल 4 प्रांत हैं, उत्तरी, दक्षिणी, दक्षिण पूर्वी और नवविजित प्रांत। ठीक है, उत्तरी प्रांत में मोरे, त्र्यंबक, पिंगले के अधीन में है, जो कि पूना से सलहेर तक है। दक्षिणी प्रांत कोंकण है। दक्षिण पूर्वी सतारा से धारवाड़ है, दत्तोजी पंत के अधीन है। और चौथा जो प्रांत नवविजित क्षेत्र है, जैसे जिंजी का अभियान उनका अंतिम था, वो संताजी के अधीन था। ठीक है, देखिए अब प्रांतों को जिलों में बांटा गया था और जिलों को महल नाम से जाना जाता था। महल, जिलों को महल कहा गया। ठीक है, और यहाँ महलदार या तरफदार प्रमुख होते थे। जिलों का महल का विभाजन परगना में होता था। इसके अंतर्गत तरफ और मौजे आते थे। इसका प्रमुख मामलतदार था और इसके फिर मौजा गांव प्रमुख पाटिल होता था। कम विस्तार 2 से 3 गांवों का प्रशासन देखता था। मौजा यानी गांव। ठीक है, प्रशासन की सबसे छोटी इकाई। अब देखिए सैन्य प्रशासन, तो सबसे पहले दुर्ग प्रशासन। यही जो है शिवाजी या मराठा शक्ति का क्या होते थे, आधार। किले मराठा शक्ति का आधार होते थे। ठीक है, तो मराठा शक्ति के प्रमुख स्रोत क्या होते थे, किले, दुर्ग। वहां पे उसकी देखभाल के लिए, किलों की देखभाल के लिए हवलदार, सरनबीस या सरे नौबत, इनका संयुक्त उत्तरदायित्व सुनिश्चित किया गया था। ठीक है, हवलदार ये किले की सुरक्षा व्यवस्था से संबंधित होता था। सरे नौबत या सबनीस, ये जो था सबनीस और सरे नौबत, ये लोग भी वहां की व्यवस्था से जुड़े हुए थे। शिवाजी के पास नौसेना भी थी। कोलाबा, कल्याण, भिवंडी में नौसैनिक अड्डे थे। गुराब, घुराब, सिबार, पाल, मंजूहास, गलीबत, ये सब जो है युद्धपोत थे। और नौसेना का जो प्रमुख था वो सरेखेल था। ठीक है, पैदल सेना को पाइक कहा जाता है। शिवाजी की पैदल सेना को पाइक कहा जाता था। और 9 सैनिकों पर नायक, 10 नायकों पर 1 हवलदार, 3 हवलदार पर 1 जुमलादार, 10 जुमलादार पर 1 हजारी होते थे। और पैदल सेना में जो सबसे बड़ा अधिकारी होता था वो होता था 7 हजारी, मतलब 7 हजारी का उसका पद होता था। और पैदल सेना का जो सबसे बड़ा अधिकारी है वो सरे नौबत कहलाता था। इसी तरीके से अश्वारोही सेना है। अश्वारोही सेना को अगर हम देखें शिवाजी के, तो इसमें बरगीर या पागा ये शाही घुड़सवार होते थे, जिन्हें अस्त्र शस्त्र वस्त्र राज्य की ओर से दिया जाता था। दूसरा, युद्ध के समय में शामिल किए जाते थे सिलेदार, जो अस्त्र शस्त्र और वस्त्र तीनों का प्रबंधन करते थे और युद्ध के समय वो होते थे, बाकी समय में अपना व्यवसाय जो दूसरे कामों में जुड़े होते थे। हवलदार, 25 अश्वारोहियों पर 1 हवलदार होता था, 5 हवलदार पर 1 जुमलादार, 10 जुमलादार पर 1 हजारी, 5 1 हजारी पर 5 हजारी। अश्वरोही सेना में एक चीज ध्यान रखिएगा कि सबसे बड़ा पद होता था 5 हजारी, जिस पर सरे नौबत नामक अधिकारी होता था, सैनिक अधिकारी। सैनिकों का वेतन नगद दिया जाता था। सीमित मात्रा में जागीर या जिसे मुकासा कहते हैं के रूप में सरंजाम मैंने वेतन के बदले जो भूमि दिया जाता था, सरंजाम भूमि कहलाती थी। ठीक है,
शिवाजी की न्याय व्यवस्था को अगर हम देखें तो न्यायालय को धर्मसभा या हुजूर हाजिर मजलिस, धर्मसभा या हुजूर हाजिर मजलिस कहा गया है। ठीक है। प्रांतीय एवं महाल स्तर पर भी न्याय के लिए मजलिस थी जिसे सभा कहा जाता था। शिवाजी की न्याय व्यवस्था निष्पक्षता पर आधारित थी और गांव में न्याय के लिए पंचायतों की व्यवस्था थी। ठीक है। तो न्याय के लिए भी इन्होंने बेहतर जो है प्रबंध किया हुआ था। ठीक है। अब देखिए भू राजस्व व्यवस्था। तो भू राजस्व व्यवस्था आप जानते हैं कि राज्य की आय का प्रमुख स्रोत होता था। तो अन्नाजी दत्तों के माध्यम से शिवाजी ने विस्तृत भूमि की माप करवाई, भूमि सर्वेक्षण कराया। तत्पश्चात उन्होंने जो है इसके लिए भू सर्वेक्षण के लिए जरीब या काठी का प्रयोग किया था। 120 बीघे को, ये बीघा है, चावर कहा जाता था। ये भूमि माप की एक तरीके से इकाई के रूप में काम आती थी। प्रारंभ में शिवाजी ने भू राजस्व का 1/3 निर्धारित किया, लेकिन बाद में 40% कर दिया। राज्य कृषकों को बीज और मवेशी खरीदने के लिए अगाऊ नामक ऋण भी देता था। ठीक है। पटेल भू राजस्व वसूलता था। कुलकर्णी भू राजस्व का ब्यौरा तैयार करता था। ये अलूटे 12 बलूटे ये ग्रामीण सेवक थे। मराठा काल में सरंजामी प्रथा भू राजस्व प्रशासन से संबंधित है। ठीक है। सरंजामी यानी वेतन के बदले जो भूमि का टुकड़ा दिया जाता था उसे सरंजामी कहा जाता था। ठीक है। मराठा सरदारों को सरंजामी भूमि उनके निर्वाह के लिए दी जाती थी वेतन के बदले। ठीक है। तो यहां तक क्लियर है। आगे चलें। अन्य कर में चौथ और सरदेशमुखी है जो कि महत्वपूर्ण है। चौथ पड़ोसी राज्यों से वसूल की जाती थी जो कि पड़ोसी राज्य की आय का 1/4 होता था, इसीलिए इसका नाम पड़ा चौथ। सरदेशमुखी ये 1/10, 10% यानी 1/10 लिया जाता था। हाँ, और शिवाजी चूंकि उनके सरदेशमुख थे इसलिए इसको वसूल करते थे। सरदेशमुख मतलब जमींदार। शिवाजी के उत्तराधिकारी हैं संभाजी हैं, 1680 से 89। ठीक है। और शिवाजी की मृत्यु के बाद संभाजी और राजा राम इनके बीच में उत्तराधिकार का विवाद उत्पन्न हुआ, क्योंकि संभाजी तो मुगल बंद थे कि मुगलों के पकड़ में थे, समझ रहे हैं। तो राजा राम उत्तराधिकारी बनना चाहते थे, तो एक संघर्ष हुआ। शिवाजी की मृत्यु के पश्चात संभाजी पन्हाला के किले में कैद थे, मुगलों के अधीन थे। बाद में इन्हें छोड़ दिया गया। 1681 में इन्होंने रायगढ़ को अपनी राजधानी बनाई और अपना राज्याभिषेक किया। इसने उत्तर भारत एक ब्राह्मण हैं जिनका नाम है कवि कलश, इनको प्रशासन में सर्वोच्च अधिकार प्रदान किया था। समझ रहे हैं कवि कलश को। इनके समय में अष्ट प्रधान का विघटन हो गया। ये महत्वपूर्ण तथ्य है, इसका ध्यान रखना। शिवाजी के प्रशासन में जो अष्ट प्रधान की भूमिका थी, जो उनके प्रशासन के आधार थे, उनके सचिवों के समान थे अष्ट प्रधान, वो संभाजी के समय में विघटित हो गए। 1689 में इनकी मृत्यु हो गई। ठीक है। अगले शासक हैं राजा राम, 1689 से 1700। इन्होंने रायगढ़ की जगह सतारा को अपनी राजधानी बनाई। राजा राम ने रायगढ़ की जगह सतारा को राजधानी बनाई। एक नया पद भी इन्होंने प्रतिनिधि का इन्होंने एक नया पद सृजित किया था। पेशवा का पद प्रतिनिधि के बाद था, मतलब राजा के बाद सीधे प्रतिनिधि, तत्पश्चात पेशवा। ठीक है। 1700 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई और फिर इनकी मृत्यु के बाद पुनः उत्तराधिकार का प्रश्न खड़ा हुआ और ताराबाई आती हैं जो अपने पुत्र की संरक्षिका बनती हैं। तो राजा राम की मृत्यु के बाद शिवाजी द्वितीय शासक बना, जिसकी संरक्षिका कौन बनी? ताराबाई। और इनके समय में मराठा शक्ति का एक बार पुनः उत्कर्ष देखा गया। जुल्फिकार खान के कहने पर अब साहू को मुगलों ने छोड़ दिया और फिर एक उत्तराधिकार का संघर्ष हुआ, जिसमें साहू ने 1707 ईस्वी में ताराबाई को पराजित कर दिया। ठीक है। और छत्रपति बन गया। साहू ने सतारा को राजधानी बनाया। इसने सेनाकर्ते के पद का सृजन किया था साहू ने। ठीक है। बालाजी विश्वनाथ को सेनाकर्ते का पद दिया था साहू ने। ठीक है। और फिर हैं राजा राम द्वितीय, 1749 से 50। ये संगोला की संधि करते हैं 1750 ईस्वी में। और संगोला की संधि एक महत्वपूर्ण संधि थी मराठा इतिहास के अंतर्गत। जब ये संधि, चूंकि यहाँ बालाजी विश्वनाथ हो गया है, इसको काट देना आप, क्योंकि बालाजी विश्वनाथ तो पहले थे, ये बालाजी बाजीराव होगा। ठीक है। बालाजी बाजीराव और राजा राम द्वितीय के बीच में हुआ था। संगोला की संधि बालाजी बाजीराव और राजा राम
राजा राम द्वितीय के बीच में हुआ था और इस संधि के अनुसार मराठा संघ का वास्तविक नेता कौन बन गया? पेशवा बन गया। अब जो इतिहास आप पढ़ेंगे वो छत्रपति का नहीं बल्कि पेशवाओं का इतिहास बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये आरंभिक मराठा है। फिर हम कुछ थोड़ा सा पेशवाओं के बारे में पढ़ेंगे, जान लेंगे कम से कम, और फिर हम देखेंगे आंग्ल मराठा संघर्ष, और फिर आंग्ल मराठा संघर्ष के माध्यम से हम देखेंगे कि किस तरीके से अंग्रेजों ने मराठों पर अपना नियंत्रण स्थापित किया था। ठीक है, उनको ब्रिटिश भारत के अंतर्गत शामिल किया था। तो आज की क्लास यहीं तक। अगली क्लास में हम पेशवाओं का इतिहास पढ़ेंगे, फिर मराठा साम्राज्य का भी विलय देखेंगे, और फिर ब्रिटिश साम्राज्यवादी नीति पढ़ेंगे, और इसके बाद ब्रिटिश आर्थिक और प्रशासनिक नीति, क्योंकि जब एक ब्रिटिश भारत का निर्माण अंग्रेजों ने कर लिया तो वहाँ एक समान आर्थिक व्यवस्था, मतलब एक जो औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था था, क्योंकि वो भारतीय अर्थव्यवस्था को औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था के रूप में बदलना चाहते थे, तो उसके प्रमुख तत्व क्या क्या हैं, जैसे भू राजस्व व्यवस्था कैसी थी, कृषि का वाणिज्यीकरण क्या था, तो उनकी आर्थिक नीति और उनके प्रभावों को पढ़ेंगे। फिर इतने बड़े क्षेत्र में उन्होंने प्रशासनिक व्यवस्था स्थापित की, तो उसे समझेंगे। तो आज की क्लास यहीं तक, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।